हेलो दोस्तों, अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 60। हेमंत दादी से बात करते समय इश्की को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रहा था। दादी, आपने जो सब्जियां लगाई है वह कितनी बड़ी हो गई है? क्या आप मुझे बगीचे में ले जा सकती है जहां मैं उन्हें देख सकूं? तुम्हें अभी भी मेरी सब्जियां और पौधे याद है? दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। ये कहते हुए दादी खड़ी हुई और हेमंत को बगीचे में ले गई। जब बगीचे में दादी ने सब्जियों की ओर इशारा किया तो उन्हें को लगा कि सचमुच सब्जियां बड़ी हो गई थी। हेमंत को भी उन्हें देखकर काफी हैरानी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह काफी टाइम से यहाँ न आया हो, लेकिन उसे यहाँ आए कुछ दिन ही हुए थे। इस साल बारिश काफी अच्छी हुई थी, इसलिए सब्जियां लंबी और स्वस्थ हो गई। दादी ने खुश होते हुए हेमंत को बताया। मैं समझ गया। हेमंत ने दादी को चेयर पर बिठाया और खुद पौधों को पानी देने लगा। दादी ने जैसे जैसे बताया, हेमंत वैसे वैसे पौधों को पानी देता रहा। तभी इश्की और दया वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि हेमंत पौधों को पानी दे रहा है। जैसे ही हेमंत ने इश्की को देखा तो चिल्लाते हुए बोला, इश्की, क्या तुम पौधों में पानी नहीं देना चाहती? ये काफी मजेदार है। नहीं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इश्की थोड़ा हंस पड़ी। हेमंत ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और खुशी खुशी सब्जियों को पानी देने लगा, लेकिन जैसे ही वो पलटा उसका पैर कीचड़ भरे पानी पर पड़ गया और वह लड़खड़ाकर मुंह के बल गिर गया। दादी इस नज़ारे को देखकर दंग रह गई। दिया, उसके पास जाओ और उसे उठाने में मदद करो। ठीक है। दिया तुरंत हेमंत के पास दौड़ी। जैसे ही वह हेमंत के पास पहुंची उसने पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचा। हेमंत कीचड़ से सना हुआ था जिसे वह पहचान में नहीं आ रहा था। तीनों जोर जोर से हंसने लगी। हेमंत उन्हें देखता रह गया क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि वह इस तरह से क्यों हंस रहे हैं। आप लोग किस बात पर हंस रही है? हेमंत ने जिज्ञासा से पूछा। इश्की, बताओ तुम लोग किस बात पर हंस रहे हो? हेमंत ने मुड़कर इश्की से पूछा। इश्की ने उसकी तरफ हाथ हिलाया और कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार दिया बोली, जब तू आईने में खुद को देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। हेमंत थोड़ा आगे बढ़ा और विला की खिड़की में खुद को देखने का सोचा, लेकिन तभी उसका पैर फिर से कीचड़ में आया, जिससे तीनों फिर से हंस पड़ी। हेमंत बिना किसी मदद के खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वह सावधानी से बगीचे से बाहर निकाला, हर कदम पर ध्यान देते हुए। आखिरकार वह बगीचे से बाहर निकल गया। अचानक उसने खिड़की के शीशे पर अपनी परछाई देखी तो पहले तो वह स्तब्ध रह गया, लेकिन जब उसने मुड़कर इश्की की तरफ देखा जो अभी भी हंस रही थी तो उसे समझ में आया कि आखिर वह उस पर क्यों हंस रहे थे। हेमंत, तुम चेहरे और हाथों पर लगी मिट्टी को धो लो, फिर दिया तुम्हें शॉवर के लिए ले जाएगी। हेमंत ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है। और हाँ, कपड़े बदलने के बाद दिया को अपने कपड़े दे देना, वह साफ कर देगी। ठीक है। हेमंत बाथरूम की ओर चला गया। दादी, अंदर चलिए। इश्की ने दादी को सहारा देते हुए उठाया और लिविंग रूम में ले गई। इश्की, जाओ हेमंत के लिए कपड़े तैयार कर दो, दादी ने आदेश दिया। दादी, मुझे नहीं लगता कि इस घर में लड़कों के कोई कपड़े हैं। इश्की ने शर्मिंदगी से दादी की ओर देखा। मुझे लगता है कि तुम जो कपड़े पहनती हो वह उस पर फिट आएंगे। तुम अपनी शर्ट पैंट उसे दे सकती हो, दादी ने इश्की को घूरते हुए कहा। इश्की को थोड़ी शर्म आई। दादी, मैं हेमंत को अपने कपड़े कैसे दे सकती हूँ? दादी, आप तो जानती है कि मेरे सारे कपड़े फटे हुए हैं, उन्हें देना अच्छा नहीं लगेगा, है ना? इश्की ने फिर से दादी को समझाया। तुम्हारे कपड़े के अलावा हमारा कोई भी कपड़ा उसमें फिट नहीं आएगा। हेमंत तुम्हारे आसपास जिस तरह का व्यवहार करता है उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि उसे इसमें कोई परेशानी होगी। दादी की बात सुनकर आखिरकार इश्की ने हार मान ली। इश्की अपने कमरे में गई और उसमें कपड़े देखने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा कि उसे हेमंत को कौन से कपड़े देने चाहिए। कुछ देर बाद हेमंत शॉवर लेकर बाहर निकलने वाला था कि अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके पास बदलने के लिए कपड़े नहीं हैं। इस तरह से बाथरूम में रहना भी संभव नहीं था। वह सोच ही रहा था कि क्या करे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हेमंत, तुम्हारे कपड़े बाहर के दराज पर रख दिए गए हैं, तुम उन्हें ले सकते हो। यह इश्की की आवाज़ थी। क्या वह मेरे लिए कपड़े खरीदने गई थी? ये सोचकर हेमंत ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से इश्की आसपास थी, नहीं तो उसे हमेशा के लिए बाथरूम में ही रहना पड़ता। ठीक है, समझ गया, हेमंत ने तुरंत जवाब दिया। हेमंत ने गेट खोला और हाथ बढ़ाकर देखा कि अंदर सचमुच कपड़े हैं। उसने उसे लिया और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसने कपड़े खुद पर लगाकर देख कि यह फिट होंगे या नहीं, पर वह उसके लिए थोड़ा छोटा लग रहा थे। कोई बात नहीं, इश्की को मेरे साइज के बारे में पता नहीं होगा। अच्छा हुआ कि उसने मेरे लिए कुछ कपड़े खरीद दिए। हेमंत से जल्दी से कपड़े पहने और बाथरूम से बाहर निकला।
उसने शीशे में देखा तो पाया कि शर्ट और पैंट दोनों ही काफ़ी छोटे थे। अच्छी बात यह थी कि यह स्ट्रेचेबल थे, इसलिए वो उनमें आसानी से फिट हो गया। अचानक उसे फूलों की खुशबू महसूस हुई। फिर उसने कॉलर पकड़ा और सोचने लगा कि इस पर परफ्यूम क्यों लगा है और ये तो कुछ जानी पहचानी खुशबू है। एक पल में ही उसके दिमाग में एक विचार आया, मुझे मत कहना कि यह इश्की के कपड़े हैं। उसने एक बार फिर से उस खुशबू को महसूस किया जिसे इश्की आमतौर पर इस्तेमाल करती थी। फिर हेमंत ने ध्यान से खुद को देखा। कोई हैरानी की बात नहीं है कि कपड़े छोटे हैं, यह जरूर इश्की के होंगे। अपनी शंका दूर करने के बाद हेमंत के चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उसने मुझे अपने कपड़े पहनने के लिए दिए, क्या इसका कोई मतलब है? मिरर के सामने खड़े होकर हेमंत की कल्पनाएं बेकाबू होने लगी। उसे पता भी नहीं था कि वह कब से कमरे में था। इस बीच इश्की ने देखा कि वह काफी देर से कमरे से बाहर नहीं निकला था। उसे चिंता हुई कि हेमंत के साथ कुछ हुआ न हो, इसलिए वह जल्दी से दिया के साथ उसे देखने अंदर गई। जैसे ही वह कमरे में आई, इश्की ने हेमंत को आईने में खुद को निहारते पाया। उसे क्या पता था कि हेमंत असल में कपड़ों की तारीफ कर रहा था। जैसे ही उनकी नज़रें मिली, आसपास का माहौल अजीब हो गया। मैंने कुछ नहीं देखा, दिया ने कहा और फिर वह जल्दी से बाहर चली गई। हेमंत, तुम क्या कर रहे हो? इश्की ने हेमंत से सीधे पूछा। हेमंत को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे समझाए। उसने सोचा, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं उसके कपड़ों की तारीफ करने में व्यस्त था। क्या ऐसा कर सकता हूँ? ये तो काफ़ी बेकार लगेगा। मैं इन कपड़ों को देख रहा हूँ, ये थोड़े छोटे लग रहे हैं। हेमंत ने तुरंत ही कपड़ों की शिकायत की। इश्की ने तुरंत उन कपड़ों को देखा जो उसने हेमंत के लिए चुने थे। वह उस पर हंसना और उसका मजाक उड़ाना चाहती थी, लेकिन ऐसा करने के बजाय उसने कहा, कपड़े थोड़े छोटे लग रहे हैं लेकिन ये तुम पर अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें लगता है कि यह मुझ पर सूट कर रहा है? हेमंत ने घबराहट के भाव के साथ इश्की को देखा। हाँ, खुद ही देख लो, ये तुम्हारे फिगर पर बिल्कुल सही फिट हुए हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता? इश्की ने मिरर में हेमंत को देखते हुए तारीफ की। हाँ, ये वाकई अच्छा है, ये कपड़े तुम्हारे ऊपर भी अच्छे लगते हैं, हेमंत ने इश्की के पास खड़े होकर प्यार से कहा। तभी इश्की को एहसास हुआ कि शायद हेमंत को पता चल गया है कि यह कपड़े उसके हैं और उसने कुछ गलत समझ लिया होगा। हेमंत, मुझे समझाने दो। इश्की ने उसकी ओर देखा और वह भी इश्की को ही घूर रहा था। वे दोनों पहले से ही एक दूसरे के पास थे, लेकिन जैसे ही वह घूमी, उनकी नाक आपस में छू गई। जैसे ही उनकी आंखें मिली, दोनों जम गए। हेमंत सांस रोककर बोला, यह एहसास कितना अच्छा है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है। इश्की सदमे में चली गई और उसका दिमाग खाली हो गया। थोड़ी देर बाद इश्की उससे दूर हुई और धक्का देकर कमरे से बाहर आ गई। इश्की के धक्का देने पर हेमंत सदमे से बाहर आया, लेकिन उसने तुरंत उसका पीछा नहीं किया। वह अभी हुई घटनाओं से स्तब्ध था। इश्की को यह अच्छा नहीं लगा और वह लिविंग रूम में चली गई। इश्की को देखते हुए दिया ने देखा कि वह अजीब व्यवहार कर रही थी और उसने पूछा, मिस कपूर, आपका चेहरा इतना अजीब क्यों लग रहा है? इश्की बेचैनी भरे स्वर में बोली, मैं ठीक हूँ, मैं बस ऊपर से आ रही हूँ, इसलिए शायद तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा होगा। मिस कपूर, क्या आप चाहती है कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं? दिया ने पूछा। नहीं, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगी, इश्की ने ऊंची आवाज में जवाब दिया और सीढ़ियों से गायब हो गई। ठीक है, दिया बोली। लगभग उसी समय हेमंत अपने कमरे से बाहर आया और वह किसी से नजरें मिलाने से बच रहा था। उसके चेहरे पर अजीब भाव थे। दिया की ओर देखते हुए उसने पूछा, इश्की कहाँ है? ओह, मिस कपूर थोड़ी बीमार लग रही है, इसलिए वह आराम करने के लिए ऊपर चली गई, दिया ने बताया। मिस्टर सक्सेना, क्या ये कपड़े अच्छे हैं? दिया ने शर्मिंदगी से हेमंत की ओर देखा। सब ठीक है, हेमंत ने मुस्कुराते हुए कहा। आपके कपड़े जल्द ही सूख जाएंगे। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। वैसे लिविंग रूम में दादी तुम्हारा इंतजार कर रही है, दिया ने हेमंत को बताया। ठीक है, मैं जाकर दादी से बात करूंगा, उसने कहा। इसके बाद उसने अनजाने में सीढ़ियों की ओर देखा। हेमंत, क्या तुम्हें पहले गिरने से चोट लगी थी? दादी ने हेमंत से पूछा। नहीं, हेमंत ने हल्की मुस्कान दी। मुझे लगता है कि यह ड्रेस तुम पर काफी अच्छी लग रही है। बस थोड़ी सी छोटी है, चिंता मत करो, यहाँ कोई बाहरी नहीं है, दादी ने हेमंत को देखते ही कहा। हेमंत ने सिर हिलाया और आंखें सिकोड़ ली। तो दादी को कैसे पता चला कि यह कपड़े इश्की के थे? वह शर्मिंदा था, इसलिए उसने इस सवाल को उनसे नहीं पूछा। बेडरूम में इश्की बेड पर गिर गई और उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। अभी भी वह हेमंत के साथ हुई घटनाओं को याद कर रही थी। ये कैसे हो गया? मैं उस समय क्या सोच रही थी? मुझे हेमंत को सच बता देना चाहिए था। अचानक अयांश का चेहरा उसके दिमाग में घूम गया और उसे अपराध बोध महसूस होने लगा। आखिर मुझे क्या हो गया? मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है?
इश्की चिढ़कर बेड से उठ बैठी। ये सब उसकी गलती है, अगर वह न आता तो ये सब कुछ न होता और मैं खुद को बेवकूफ़ न बनती। इश्की फिर से बेड पर लेट गई। उसकी आंखें छत को घूर रही थी। अचानक ही हेमंत का चेहरा उसे दिखाई देने लगा। डरकर इश्की ने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से बुदबुदाई, इस बारे में सोचना बंद करो। अचानक उसके बेडरूम के गेट पर दस्तक हुई। इश्की तुरंत उठ बैठी और तुरंत बोली, कौन है? मैं हूँ। दिया ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा हाल चाल जानने आया हूँ। क्या तुम ठीक हो? हेमंत ने उसके बेडरूम के गेट के बाहर खड़े होकर पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ, जाओ और दादी के साथ बात करो, क्योंकि वह उससे मिलना नहीं चाहती थी। तुम दरवाजा खोलो और मुझे देखने दो, वरना दादी तुम्हारे लिए परेशान हो जाएंगे। हेमंत ने जाने से इनकार करते हुए कहा और उसकी दादी के नाम पर भी उसे धमकी दी। इश्की परेशान होते हुए बोली, तुम मुझे परेशान कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। लेकिन हेमंत हार नहीं मान रहा था, जिससे दर्शी ने चिढ़कर 1 सेकंड से भी कम समय के लिए गेट खोला और उसे बंद करने वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि हेमंत ने उसे रोक दिया है। उसने इश्की के चेहरे को देखा और बोला, अब जबकि तुमने कहा कि तुम ठीक हो तो क्यों न नीचे आकर हमारे साथ बैठो? मैं थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। तुम लोग बातें जारी रख सकते हो। इश्की ने बात पूरी की और गेट बंद करने ही वाली थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि हेमंत ने उसे फिर से रोक दिया है। क्या तुम पागल हो गए हो? इश्की ने उसकी तरफ गुस्से से देखा। पहले हेमंत उसकी बात समझ नहीं पाया था कि इश्की ने उसे बीच में ही रोक दिया। ये बस इत्तेफाक था, इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। जब तुम्हारे कपड़े सूख जाए तो उन्हें पहन लो और चले जाओ। इश्की ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखें अधीरता से चमक रही थी। ये ड्रेस तुम उसे फेंक सकते हो, उसने कहा। मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और कुछ? इश्की ने उसे घूर कर देखा। हेमंत को लगा कि इश्की अभी भी उससे मिलना नहीं चाहती। उसने उसे एक शांत नज़र से देखा और बोला, कुछ दिन अच्छे से आराम करो। फिर वह मुड़ा और नीचे की ओर चला गया। इश्की ने राहत की सांस ली और बेडरूम का गेट बंद करके वापस बेड पर लेट गई। क्या मैं ज़्यादा नाटक कर रही थी? उसने खुद से पूछा। आखिरकार कुछ हुआ ही नहीं था, इतने शर्मनाक बात क्या थी? हेमंत नीचे गया और दया ने उसके कपड़ों को देते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, आपके कपड़े सूख गए हैं। थैंक यू। हेमंत ने दया से कपड़े लिए और चेंजिंग रूम में चला गया। थोड़ी देर बाद हेमंत चेंजिंग रूम से बाहर आया और लिविंग रूम में चला गया, जहां उसने देखा कि दादी टीवी देख रही है। दादी, मुझे अचानक कुछ काम याद आ गया, इसलिए मैं उन्हें निपटान जा रहा हूँ। मैं आपसे किसी और दिन मिलूंगा। दादी ने हेमंत की ओर देखा। जब उन्होंने देखा कि वह पहले की तुलना में बिल्कुल अलग तरह का व्यवहार कर रहा है तो उन्होंने सोचा सचमुच कोई जरूरी काम निपटाना होगा। जल्दी करो, मुझे तुम्हें ज़्यादा देर अपने पास नहीं रोकना, दादी ने जल्दी से कहा। थैंक यू दादी। हेमंत ने जल्दी से सिर हिलाया। अपनी बात खत्म करने के बाद वह मुड़ा और विला से बाहर चला गया। हेमंत अपने कार में बैठा और इश्की के बेडरूम पर एक आखिरी नज़र डाली। फिर उसने कार स्टार्ट की और अपने घर की ओर चल पड़ा। चैप्टर 61। गाड़ी में हेमंत का चेहरा काफ़ी उदास था। उसने अपना फ़ोन निकाला और इश्की की बनाई हुई प्लेलिस्ट से गाने सुनने लगा। एक पल में पहले जो कुछ हुआ वह सब उसके दिमाग में घूम गया। उसने मुझे अपने कपड़े दिए, लेकिन जब मैं उसे ढूंढने ऊपर गया तो उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया जैसे वह मुझसे नफरत करती हो? क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ? लेकिन रुको, वह थोड़ी अजीब क्यों लग रही थी? क्या वह शर्मा रही होगी? क्या ये किसी लड़की का एक और स्वभाव हो सकता है? जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, हाँ जरूर यह सच होगा, वरना वह इतनी अलग क्यों लगती और मुझसे नजरें मिलाने से क्यों बचती? ये सोचते ही अचानक उसका मूड अच्छा हो गया। शाम को अयांश सी विला आया। जब अयांश विला के अंदर आया तो उसने देखा दिया और दादी टीवी देख रही थी। जैसे ही दादी को महसूस हुआ कि कोई अंदर आया है तो उन्होंने तुरंत अपना ध्यान टीवी से हटाया और अयांश को देखते ही वह तुरंत खुश हो गई और खुशी से बोली, अयांश तुम यहाँ कैसे आए? सब ठीक तो है? अयांश ने सिर हिला दिया और उसने अपनी नज़रें लिविंग रूम में घुमाई, लेकिन इश्की कहीं नजर नहीं आई। इश्की कहाँ है? उसने पूछा। मिस कपूर ऊपर आराम कर रही है, दया ने जवाब दिया। उसे क्या हुआ? अयांश ने दया की ओर चिंता से देखते हुए पूछा। कुछ नहीं, मुझे लगता है मिस कपूर की तबीयत थोड़ी खराब है। मैंने उन्हें डॉक्टर बुलाने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं है। क्या उसकी तबीयत खराब है? अयांश ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, मैं जाकर देखता हूँ। अयांश सीढ़ियों से इश्की के कमरे की तरफ चल पड़ा। ऊपर पहुँचते ही उसने दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ उठाया। इश्की अपने बेड पर सो रही थी। अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक से वह जाग गई। दया, मैं रात का खाना नहीं खाना चाहती, इश्की ने जवाब दिया।
उसके बोलने के बाद भी उसके दरवाजे पर दस्तक होती रही। इश्की अभी कुछ बोलती इससे पहले अयांश की आवाज आई, तुम खाना क्यों नहीं खा रही? क्या कुछ गड़बड़ है? इश्की जो नींद से जा चुकी थी, उसने जब अयांश की आवाज सुनी तो हैरान हो गई। वह घबरा कर अपने बेड से उतरी और गेट खोलने के लिए आगे बढ़ी। ये सचमुच वही था। तुम यहाँ क्यों आए? इश्की ने हैरानी से अयांश से पूछा। मैं काम से छुट्टी लेकर आया हूँ। तुम्हें क्या हुआ? तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अयांश ने चिंता से इश्की की ओर देखा, फिर उसने अपना हाथ उठाया और इश्की के माथे को छुआ। तब उसने पाया कि वह बीमार नहीं है। कुछ नहीं, इश्की ने उसका हाथ हटा दिया और बेड पर जाकर बैठ गई। मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे बस खाने का मन नहीं था, बस इतना ही, उसने धीरे से कहा। इश्की के पीछे बेडरूम में अयांश आया और बेड पर बैठ गया। उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, हालांकि तुम बीमार नहीं लग रही हो, फिर भी मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? इश्की को अचानक अपराधबोध हुआ और वह मुड़कर दूसरी तरफ देखने लगी। अयांश से आंखें मिलाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। नहीं, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं अभी अभी उठी हूँ। सचमुच? अयांश ने इश्की को ध्यान से देखा। जब उसने देखा कि वह उससे नजरें नहीं मिला पा रही है तो उसे और भी उसकी चिंता होने लगी। इश्की जो थोड़ी घबराई हुई थी, सोचने लगी, क्या उसे पता चल गया या दिया ने उसे कुछ बताया होगा? अयांश इश्की के पास गया और उसके सामने खड़े होकर बोला, तुम कहाँ देख रही हो? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह मेरी तरफ देखने से डरती है? अयांश ने मन ही मन कहा, मैं अभी अभी जगी हूँ, मेरा दिमाग अभी ठीक से काम नहीं कर रहा। इश्की ने जल्दी से समझाया। सच में? मुझे तो तुम कुछ अजीब लग रही हो, अयांश ने इश्की से पूछा। नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, इश्की ने मुस्कुराकर अपनी बात छुपा ली। क्या दादी नीचे है? इश्की ने तुरंत बात बदल दी। जब मैं आया तो दादी और दिया नीचे टीवी देख रही थी। ओह ठीक है, चलो नीचे चलते हैं, इतना कहकर अयांश उठकर जाने लगी। अयांश ने उसके बेडरूम की ओर देखा और जब सब कुछ सामान्य लगा तो उसने गेट बंद कर दिया और उसके साथ लिविंग रूम में आ गया। लिविंग रूम में इश्की दादी के कान में कुछ फुसफुसा रही थी। जैसे ही उसने अयांश को उसकी तरफ आते देखा, वह तुरंत सीधी बैठ गई और ऐसा दिखावा करने लगी जैसे वह टीवी देख रही हो। अयांश दादी के बगल में बैठ गया। फिर उसने चिंता से दादी से पूछा, दादी आप हाल ही में कैसी है? दादी ने अयांश की तरफ देखकर मुस्कुरा कर कहा, मैं ठीक हूँ, आपको मेरी सेहत की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी नींद ले रही हूँ और अच्छा खा रही हूँ। ये तो अच्छी बात है कि आप ठीक है, अयांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अयांश ने कुछ देर तक दादी से बातचीत की। उसके बाद उसने दिया की तरफ देखा और बोला, दिया क्या हाल ही में कुछ हुआ है? जब भी अयांश आता था तो दिया कुछ न कुछ उसे बताती थी, इसलिए उसने अयांश की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ हैं। आज बहुत कुछ हुआ। लेकिन इससे पहले कि दिया अपनी बात पूरी कर पाती, वह रुक गई और अपनी हंसी को दबाने लगी। और क्या बात है, मुझे भी बताओ, अयांश ने उसकी तरफ देखा और वह उसकी बात सुनने का इंतजार करने लगा। आज मिस्टर हेमंत, दिया अयांश को बताने ही वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती उसने देखा इश्की उसे घूर रही है, जिससे वह रुक गई और चुप हो गई। हेमंत सक्सेना, अयांश ने भौहें चढ़ा ली और कुछ जानकारी इकट्ठा करने के बाद दिया से बात करना जारी रखा। दिया ने घबराई हुई मुस्कान के साथ अयांश की ओर देखा। आज के अंगूर बहुत मीठे हैं, मैं जाकर आपके लिए लाती हूँ, आखिरी शब्द कहने के बाद वाले लिविंग रूम से भाग गई। अयांश ने दिया के चेहरे को देखा जो कुछ अजीब था और वह यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी, और फिर उसने इश्की की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हेमंत आज यहाँ आया था? इश्की ने खुद को संभाला और अयांश की ओर मुड़कर जवाब दिया, नहीं, वह यहाँ क्यों आएगा? जब वह बोल रही थी तो उसके हाव भाव ऐसे थे जैसे ऐसा कुछ हुआ ही ना हो। सचमुच? अयांश ने इश्की को घूरने को पूछा, बिल्कुल, वह यहाँ क्यों आएगा? इश्की ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। इस नाटक के बावजूद अयांश ने देखा कि इश्की का उससे सच बताने का कोई इरादा नहीं था और दादी के पास होने के कारण उसने आगे उसे कुछ नहीं पूछा। जब वह विला में वापस आएंगे तो मैं उसे इस बारे में पूछने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा, उसने सोचा। अयांश ने अयांश की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, अब जबकि तुम यहाँ रात का खाना खाने की प्लानिंग नहीं बना रही हो तो चलो घर चले और दादी को परेशान ना करें। क्या? अयांश ने अपना होश संभालते हुए जवाब दिया। अयांश ने मुस्कुराते हुए दादी की ओर देखा और बोला, दादी, इश्की ने यहाँ डिनर करने की कोई प्लानिंग नहीं की है, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। क्या तुम लोग डिनर नहीं करोगे? मैं ऐसा कैसे होने दे सकती हूँ? दादी ने चिंतित स्वर में इश्की की ओर देखा। चिंता मत करिए, जब हम घर पहुंचूंगा तो मैं इश्की के लिए जो चाहे वह बना सकती हूँ, अयांश ने दादी की चिंता को दूर करते हुए कहा।
अच्छे से जाना, दादी ने उनकी तरफ देखा। अयांश ने जल्दी से अयांश के बाह को पकड़ा और उसे विला से बाहर खींच ले गया। उसने कार में उसकी सीट बेल्ट बांधने में मदद की और विला की ओर चल पड़ा। अयांश ने रास्ते में एक भी सवाल नहीं पूछा और न ही इश्की ने, दोनों चुपचाप बैठे खिड़की से बाहर देख रहे थे। विला पहुंचकर इश्की बिना पीछे देख सीधे ऊपर के फ्लोर पर चली गई। जबकि अयांश अपना कोट उतर ही रहा था कि उसने देखा इश्की ऊपर जा रही है। अयांश मुड़ा और किचन में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने 2 बर्तन लिए डाइनिंग रूम में कदम रखा। उसने देखा इश्की अभी तक नीचे नहीं आए हैं तो वह ऊपर गया। जहां उसने देखा कि उसके रूम का गेट बंद था, उसने धक्का देकर खोला और सीधे अंदर चला गया। इश्की ब्लैंकेट में दुबकी हुई थी, इसलिए उसने किसी के अंदर आने पर ध्यान नहीं दिया। अयांश उसके पास गया और ब्लैंकेट हटाते हुए बोला, डिनर तैयार है, चलो चलकर खा लेते हैं। इश्की ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे हैरानी से देखा और सोचा, मुझसे पूछे बिना ही कि मुझे खाना खिलाने के लिए यहाँ आ गया और उसने रात का खाना भी बनाया, वह क्या कर रहा है। इश्की ने सावधानी से अयांश को देखा, तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? खाना ठंडा हो जाएगा, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिर से गर्म करके दूं? ठीक है। इश्की जल्दी से बैठी उठी और अयांश के पीछे डाइनिंग रूम में आ गई। हमेशा की तरह अयांश ने उसके लिए प्लेट लगाए और उसके सामने रखते हुए उसे देखने लगा। इश्की ने प्लेट नहीं छुआ, इसके बजाय अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अयांश को देखने लगी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि अयांश ने अभी तक कोई सवाल नहीं पूछा और न ही कोई गुस्सा किया। सब कुछ स्वाभाविक और सामान्य लग रहा था। क्या ये तूफान से पहले की शांति हो सकती है? तुम मुझे क्यों देख रही हो? तुमने अभी तक खाना नहीं खाया है। क्या मेरे चेहरे पर खाना लगा है? अयांश ने मजाक करते हुए कहा। तभी इश्की ने अपना बर्तन उठाया और खाना शुरू कर दिया। हालांकि डाइनिंग रूम के माहौल को देखकर अयांश को ऐसा लग रहा था मानो वहां तनाव साफ महसूस किया जा सकता है, जिसका कारण उसे भी नहीं पता था, और ज्यादा सहन न कर पाने के कारण उसने गहरी सांस ली और अपना चम्मच नीचे रखते हुए अयांश की ओर देखकर बोली, जो कुछ कहना है कहो। फिर उसने खुद को तैयार किया और सच बताने के लिए तैयार हो गई। अयांश ने उस पर ध्यान नहीं दिया और खाना खाना जारी रखा। इश्की उसे घूरते हुए सोचने लगी कि इसका क्या मतलब था। कुछ नहीं बोलो। इश्की बेवजह और भी ज्यादा परेशान हो गई। अयांश, तुम मुझे पूछोगे या नहीं? मैं आखिरी बार मौका दे रही हूँ। तभी अयांश ने उसकी ओर देखा और बोला, तुमने ही पूछा था। अयांश काफी देर चुप रहा। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके ऐसा कहने का इंतजार कर रहा था। जवाब में अयांश खुद से बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ, उसके चुप रहने से मैं खुद को ही फंसा लिया। अब मेरे पास बचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। अयांश, उसके मुंह का कोना थोड़ा सिकुड़ गया, जिसके बाद उसने अयांश की तरफ देखा और बोला, मुझे बताओ वह क्या बात है जो दिया मुझे बताने की कोशिश कर रही थी। इश्की ने उसकी तरफ देखा और गहरी सांस ली। बातें यह है कि आज तुमसे मिलने के बाद मैं हेमंत को ढूंढने गई थी। उन सभी बातों को दोहराया जो है आज बगीचे हुई थी। अनजाने में उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई, जिसे अयांश ने नोटिस कर लिया और फिर वह जोर से हंस पड़ी। वह नहीं जानता था कि वह क्यों हंस रही है, इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा। तुम किस बात पर हंस रही हो? इश्की ने जैसे ही अयांश की आवाज़ सुनी तो वह अचानक बोल पड़ी, जल्दी मत करो, मैं तुम्हें पूरी कहानी सुनाती हूँ। उसके बाद उसने अयांश को बताया कि कैसे हेमंत मुंह बल गिर पड़ा। अयांश ने उसकी तरफ देखा। उसके बाद एक तेज हवा का झोंका आया। अयांश ने शांत होकर इश्की से पूछा, क्या दिया मुझे यही बताना चाह रही थी? हाँ, आज यही हुआ था। क्या यह मजेदार नहीं है? इश्की ने अयांश की तरफ देखा जो पहले से ही खाने की टेबल पर हंस रहा था। मैं परेशान था कि आखिर हुआ क्या है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि कुछ इतना बेतुका होगा कि सब लोग इतने खुश होंगे। अयांश ने उस स्थिति के बारे में सोचते हुए कहा, ठीक है, जल्दी करो और अपना खाना खत्म करो। अगर नहीं किया तो ये ठंडा हो जाएगा। अयांश ने इश्की की तरफ देखा। हाँ, इश्की ने जवाब दिया और बर्तन उठाते हुए बचा हुआ खाना खाने लगी। वह मन ही मन राहत महसूस कर रही थी कि वह एक बड़ी आपदा से बार बार बची। खाना खाने के बाद वे लिविंग रूम में बैठ गए। तभी अयांश ने इश्की से पूछा, आज ऑफिस की जगह कैसी थी? बहुत बढ़िया, उसने जवाब दिया। हेमंत ने मेरे लिए जगह बनाने के लिए ऑफिस बिल्डिंग का पूरा फ्लोर खाली कर दिया है। ये काफी बड़ा था और मैं उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती हूँ। पूरा फ्लोर? वह इतनी जगह कैसे खाली करवा सकता है? अयांश ने इश्की को देखते हुए पूछा। इश्की उसे यह बात राज रखना चाहती थी, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि बात बाद में बिगड़ जाए, इसलिए उसने उसे सच बता दिया। वह खाली नहीं था। मैंने उसे पहले किसी जगह को लेने के बारे में कहा था, इसलिए उसने पहले वाले लोगों को वहां से निकलवा दिया।
ये सुनकर अयांश स्थिति समझ गया, फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि हेमंत इश्की को खुश करने के लिए इतना पैसा खर्च करेगा। अब जबकि वह लोगों को खुश करने के लिए इतना खुश करने को तैयार है तो वह मेरी मंगेतर की मदद कर रहा है। मैं उसे एक मौका दूंगा, हालांकि उसे बदले में कुछ करना होगा। हेमंत तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की कर रहा है और इस वजह से हम उसके ऑफिस का इस्तेमाल यूं ही बेकार नहीं कर सकते। मैं बाद में किराया उसके नाम कर दूंगा। अयांश के होठों का कोना ऊपर हो गया, क्योंकि वह जानता था कि ऐसा करने से हेमंत को पता चल जाएगा कि आया उसने ये जगह इश्की के लिए किराए पर ली है और इस तरह उनके मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता रहेगा। इसके अलावा वह भी जानल था कि हेमंत को पता चले कि उसकी मंगेतर को दूसरों की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कहा था, उसने इसे लेने से इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, बस मुझे उस पर एहसान करना है, इश्की ने बेपरवाही से कहा। चैप्टर 62। जब अयांश ने सुना कि इश्की हेमंत का एहसान चुकाने की बात कर रही है तो उसने तुरंत कहा, एहसान आसानी से नहीं चुकाया जा सकता। उसके चेहरे पर थोड़ी चिंता की झलक थी, क्योंकि उसे डर था कि हेमंत कुछ उम्मीद से ज्यादा न मान ले। चिंता मत करो, मैंने पहले ही उसे बता दिया है कि उसे कहाँ तक जाना चाहिए। ये सुनकर अयांश का दिल हल्का हो गया। वैसे सामान कब आने वाले हैं? इश्की ने अयांश की तरफ देखते हुए पूछा। तुम्हें इसकी जरूरत कब पड़ेगी? जब भी तुम्हें जरूरत होगी मैं भेज दूंगा। इश्की के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या मैं इसे अगले दिन ले सकती हूँ? मुझे कल ऑफिस ठीक करना है। ठीक है, क्या तुम्हें वहाँ की व्यवस्था करने में मेरी मदद की जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद संभाल सकती हूँ। क्या तुम अकेले संभाल पाओगी? मुझे लगता है वहाँ की जगह काफी बड़ी है, तो तुम अकेले कैसे कर सकती हो? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कल कुछ लोगों को भेजूंगा और फिर तुम उन्हें बता सकती हो कि तुम्हारे मन में क्या है, अयांश ने स्पष्ट रूप से कहा, जिससे इश्की अब उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो गई। दादाजी की हालत कैसी है? इश्की ने पूछा। अचानक उसे याद आया कि दादाजी अभी हॉस्पिटल में है और वह उनके बारे में अयांश की वजह से भूल चुकी थी और अभी तक उनसे मिलने नहीं गई। वह काफी ठीक हो चुके हैं। हाल ही में डॉक्टर के पीठ पीछे बेड से उठकर घूमने भी लगते हैं। एक बार जब मैं उनसे मिलने गया तो मैंने उन्हें पकड़ लिया। अयांश ने इश्की को दादाजी की स्थिति के बारे में बताया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दादाजी अभी बच्चों की तरह व्यवहार करेंगे। अभी उनकी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और वह बेड से भी उठ गए। डॉक्टर को जरूर मुश्किल हो रही होगी, इश्की ने कहा, ये जानते हुए कि स्थिति कितनी चिंताजनक थी। तुमने सही अनुमान लगाया। डॉक्टर सचमुच हैरान थे और वह कुछ नहीं कर सकते थे। हालांकि उन्होंने कहा है कि दादाजी को जल्द ही छुट्टी मिल जाएगी। अयांश ने इश्की की ओर देखा, उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी थी। सचमुच ये तो अच्छी बात है। जिस दिन हॉस्पिटल से उन्हें छुट्टी मिलेगी उस दिन मैं उनसे मिलने जाऊंगी, इश्की ने मुस्कुराते हुए कहा। अयांश ने उसे गले लगा लिया। थैंक यू। अरे तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रहे हो? हम एक दूसरे से इस तरह की बातें कब से करने लगे? इश्की ने कहा। उसे ये थोड़ा अजीब लगा। ठीक है, जब से तुम वापस आए हो हमारे पास एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती थी? अयांश ने एक चमक के साथ इश्की से पूछा। जवाब में इश्की शर्मा गई। मैं क्या जवाब हूँ? उसने सोचा। क्या उसे कोई बहाना बनाना चाहिए? हाल ही में बहुत सारी चीजें घटी है, उसने बुदबुदाते हुए कहा। शायद मैं सचमुच तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा कर रही हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि तुम ज्यादा परेशान नहीं होंगे। इश्की अयांश की गोद से उतरी और बोली, देर हो रही है, मैं पहले जाकर सोना चाहती हूँ। अपनी बात खत्म करने के बाद वह तेजी से ऊपर जाने लगी। उसके लिए सोचा, अगर मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी तो अयांश उससे कोई सवाल नहीं पूछेगा। अयांश के मुंह के कोने सिकुड़ गए जब उसने इश्की को भागते देखा। उसने इश्की के इरादे को भांप लिया था और अंदाजा लगा लिया था कि वह कुछ छुपा रही है। अगर वह कुछ न कहती तो भी अयांश उसे ऊपर ले जाता। हालांकि उसे लग रहा था कि इश्की ने चीजें आसान कर दी। ठीक है, अब सोने का टाइम हो गया है। अयांश भी सहमत हुआ और उसके पीछे ऊपर चला गया। इश्की जो तेजी से रूम की तरफ भाग रही थी उसने पीछे मुड़ते हुए कहा, तुम भी सोने जा रहे हो? क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ काम नहीं है? नहीं, अयांश ने जवाब दिया और उसके पास से जाने लगा। इश्की ने अयांश की पीठ को घूरते हुए सोचा कि उसे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। अगर वह अपने कमरे में गई तो हो सकता है कि अयांश वहां आ जाए। अयांश ने कुछ कदम उठाए ही थे कि उसने देखा कि इश्की पीछे ही छूट गई है। उसने पलटकर इश्की को सीढ़ियों के पास खड़े देखा। तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मुझे अचानक याद आया कि मुझे कुछ चीजों का ध्यान रखना है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई वह जल्दी से नीचे आ गई, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता और अयांश उसे स्टडी रूम का इस्तेमाल करने के लिए कहता। तब तक वह बहुत दूर जा चुकी थी।
इश्की सोफे पर बैठ गई। उसे डर था कि अयांश वापस न आ जाए, इसलिए उसने घूमकर देखा कि वह आया है या नहीं। जैसे ही उसने देखा कि वह उसके आसपास नहीं है, उसने राहत की सांस ली। अगर मैंने पहले भागने की पहल न की होती तो वह मुझे रोक लेता। यह एक बहुत बड़ी परेशानी है। लिविंग रूम में कोई लैपटॉप नहीं था। मेरा लैपटॉप बेडरूम में है। मुझे क्या करना चाहिए ताकि अयांश को मुझ पर शक न हो? मैं अभी टीवी नहीं देख सकती, नहीं तो मैंने जो बहाना बनाया है वह काम नहीं करेगा। अगर उसे पता चल गया तो वह मुझसे जरूर पूछताछ करेगा। इश्की लिविंग रूम में खाली बैठी रही, धीरे धीरे समय बिताने लगा। फिर उसने अपना फ़ोन निकाला और वीडियो देखने लगी। अचानक उसे जेम्स का ख्याल आया और उसने उसे तुरंत फ़ोन किया। जेम्स, मैंने बहुत समय से तुमसे बात नहीं की है। क्या तुम बिजी हो? इश्की ने पूछा। इश्की, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं इन दिनों किसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ। यह एक बहुत बड़ी बात है, जेम्स ने धीमी आवाज़ में कहा। कुछ बड़ा? तुम क्या काम कर रहे हो, बताओ मुझे। इश्की ने शांति से पूछा। 2 दिन पहले मुझे डार्क वेब पर एक मिशन मिला था। उस मिशन को पूरा करने पर मुझे एक बैच मिलने वाला है। तुम उस बैच का क्या करोगे? इश्की ने पूछा, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था कि कोई किसी को बैच भी देता है। क्या तुम्हें उस बैच के बारे में पता नहीं है? जेम्स ने पूछा। नहीं, बैच का क्या उपयोग है? अब इसका कोई वस्तु उपयोग नहीं है ना? इश्की ने नाखुश होते हुए कहा। तुम नासमझ हो। जो इंसान बैच देने वाला है वह हथियारों और भूमिगत मशीनों के बीच एक निर्णायक स्थान रखता है। हालांकि बहुत कम लोगों के पास इस तरह के बैच है। अफवाह है कि दुनिया में सिर्फ 5 लोगों के पास ये बैच है। ये संभव है कि यह बैच बहुत इम्पोर्टेंट हो, जेम्स ने कहा। आखिरकार इश्की के सामने शेखी बघारने के लिए उसे कुछ गर्व की बात मिल गई। वह इतना खुश था कि बैच पाने की खुशी उसकी तुलना में फीकी पड़ गई। इतना छोटा सा बैच इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? इश्की ने बुदबुदाया। जेम्स की बातें सुनकर उसके मन में भी अजीब से भाव आने लगे। इनाम वाकई कुछ खास है, तो मैं समझता हूँ कि यह मिशन किसी बेकार इंसान के लिए तो नहीं होता है ना? इश्की ने पूछा। ये सही है, मैं 1 हफ्ते से इस टॉपिक पर काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है, जेम्स ने जवाब दिया। और जैसे ही उसने बात की, उसकी आवाज़ के लहजे से जैसे पता चल रहा था कि अगर वह उसके सामने होता तो उसका चेहरा कितना उदास होता। इश्की, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या तुम मदद कर सकती हो? जेम्स ने पूछा। खैर, अब मेरे पास समय है, इश्की ने जवाब दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, जेम्स खुश हो गया। लेकिन मेरे पास अभी लैपटॉप नहीं है। ये सुनकर जेम्स थोड़ा निराश हुआ। हालांकि मैं पढ़ाई करने के लिए अपना फ़ोन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। हम वीडियो कॉल के जरिए साथ मिलकर सारी बारीकी के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। इश्की ने जेम्स की बातों को गंभीरता से लेते हुए कहा। यह एक खास मिशन था और अब जबकि उसके पास टाइम है तो वह इसमें अपना समय बिता सकती थी। ये तो और भी बेहतर है, जेम्स ने हैरानी भरे स्वर में कहा। ठीक है, मैं अब फ़ोन रखता हूँ, अब हम वीडियो कॉल पर बात करेंगे, जेम्स ने कहा और तुरंत फ़ोन रख दिया। क्या इतना खुश होना जरूरी है? इश्की ने सीन परेशान होते हुए कहा। फ़ोन कॉल खत्म करने के बाद उसने देखा कि सीढ़ियों से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। इश्की ने अपनी नज़रें सीढ़ियों की तरफ घुमाई जहां उसने अयांश को नीचे आते देखा। जैसे ही उसने इश्की को अपनी तरफ देखते पाया, उसने तुरंत पूछा, क्या तुम सोफे पर काम कर रही हो? हाँ, क्या कोई परेशानी है? इश्की ने दृढ़ स्वर में कहा। नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था, अयांश ने जवाब दिया और उसकी तरफ जाने के बजाय किचन की ओर बढ़ गया। आप बस पूछ रहे थे? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था जैसे आप मुझ पर नज़र रख रहे थे, इश्की ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इसके तुरंत बाद जेम्स ने उसे वीडियो कॉल किया, जिसका उसने जवाब दिया। क्या काम हो गया? हाँ, जेम्स की आवाज़ स्पीकर से गूंजी। इस समय अयांश पानी का गिलास लेकर वहां से गुजरा और जब उसने इश्की को एक ऐसे आदमी से बात करते सुना है जिससे वह नहीं जानता था तो वह उसके पास आया। ये देखकर कि अयांश आ रहा है, उसने जल्दी से अपना फ़ोन नीचे रखा और उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम किसी से बात कर रही हो? अयांश ने ऐसे समय पूछा जैसे उसे उस पर डाउट हो। मेरा एक दोस्त है, उसने उसकी तरफ देखते हुए बताया। कौन दोस्त? अयांश ने पूछा, क्योंकि उसने अनुमान लगाया था कि इश्की किसी ऐसे दोस्त से बात कर रही है जिसे वह नहीं जानता। नहीं तो वह उस व्यक्ति का नाम जरूर बताती। बस एक दोस्त? इश्की ने हैरानी से अयांश की ओर देखा। पूछने का क्या मतलब है? क्या मैं अपने दोस्त से बिना उसे हर छोटी बड़ी बात बताए शांति से बात भी नहीं कर सकती? मुझे लगता है कि मैंने किसी लड़के की आवाज़ सुनी, अयांश ने उसके चेहरे के भाव को देखते हुए कहा। हाँ, वह एक लड़का है, इसे गलत मत समझो, वह मेरा दोस्त है जिसे मैं कई सालों से जानती हूँ। हम बस साधारण दोस्त हैं, इश्की ने खुद को समझाया ताकि वह गलतफहमी में न पड़े।
नॉर्मल दोस्त जो एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं, अयांश ने अब और भी रूखे स्वर में पूछा। उसका दोस्त एक लड़का है जिसे वह सालों से जानती है, मुझे ये बात कैसे पता नहीं चली? इश्की के स्पीकर से आए जेम्स की आवाज ने उसकी सोच को एकदम से रोक दिया। इश्की, तुम्हारी स्क्रीन ब्लैक क्यों हो गई? इश्की। अयांश अभी भी इश्की को घूर रहा था, जो अपनी बात समझाने के लिए फोन नहीं उठा पा रही थी। वह उसकी बेचैनी को कम करने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, बल्कि वह इस इंतजार में थी कि जेम्स को लगे कि सिग्नल खराब है, ताकि वह खुद ही फोन काट दे। तुम्हारा दोस्त तुम्हें बुला रहा है। अयांश ने इश्की की ओर देखा और याद दिलाया। ठीक है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इश्की ने जवाब दिया। वह अयांश की निगरानी में जेम्स से बात नहीं कर सकती थी। अयांश पहले तो उत्सुक था। मुझे नहीं लगता कि इश्की का किसी लड़के से दोस्ती करना बुरा है, हालांकि उसका व्यवहार काफी अजीब है। क्या उनके बीच कुछ चल रहा है? क्या तुम अपने कई सालों के दोस्त के साथ ऐसा व्यवहार करती हो? अयांश ने इश्की की ओर डाउट से पूछा। तुम्हें क्या परेशानी है? क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? इश्की ने पूछा। वह जा क्यों नहीं रहा है? जब हंगामा हुआ तो वह बेहोश होने की कगार पर थी। जेम्स अभी भी उसकी मदद का इंतजार कर रहा था। कोई बात नहीं, मुझे अचानक टीवी देखने की इच्छा हुई। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, है न? इश्की के कुछ कहने से पहले ही अयांश सोफे पर बैठ गया और उसने टीवी ऑन कर दी। असहाय होकर वह उसे घूरती रही और सोचने लगी कि क्या करे। वह स्पष्ट रूप से उसकी बातें सुनना चाहता था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। अब जबकि वह बेडरूम से बाहर है, इसलिए अंदर कोई नहीं है, मुझे यह मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। फिर वह अयांश की ओर मुड़ी और बोली, तुम यहाँ टीवी देखो, मैं ऊपर जा रही हूँ। अयांश ने उसकी तरफ देखा और सोचा, क्या उसने कहा नहीं था कि उसे कुछ काम निपटाना है? मैं अभी अभी बैठा था, तो वह ऊपर क्यों जा रही है? क्या वह जानबूझकर मुझसे बच रही है? क्या आपके पास ऐसा कुछ नहीं था जिसके बारे में आपने कहा था कि आपको फिर निपटाना है? क्या अब आप ऐसा नहीं करेंगे? अयांश ने पूछा। मैं कर रही हूँ, लेकिन लैपटॉप ऊपर है। आखिरी शब्द कहने के बाद इश्की ऊपर चली गई। अयांश ने मन ही मन सोचा, शायद वह मुझसे जानबूझकर बच रही है। जब इश्की बेडरूम के गेट पर पहुंची तो उसने सर घुमाकर देखा कि कहीं अयांश उसका पीछा तो नहीं कर रहा। जब उसे यकीन हो गया कि अयांश उसका पीछा नहीं कर रहा तो वह अंदर चली गई और उसने गेट बंद कर दिया। राहत महसूस करते हुए उसने सोचा, भले ही दरवाजे पर दस्तक हो, मैं बेड से नहीं उठने वाली और ऐसा दिखावा कर सकती हूँ जैसे मैं सो रही हूँ। अब जबकि अयांश से कोई खतरा नहीं था, इसलिए उसे भगाने के लिए जेम्स की जरूरत नहीं थी। इश्की ने अपने ऊपर कंबल खींचा और खुद को लिपट कर शांति से सो गई। इस बीच अयांश लिविंग रूम में बैठा टीवी देख रहा था। आखिर ऐसा कौन सा आदमी है जो इश्की को मुझसे दूर कर सकता है? मैं इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ सकता, मुझे इसके सच तक जाना होगा। अयांश ने अपना फोन निकाला और माधव को फोन किया, लेकिन तभी कुछ सोचकर उसने तुरंत फोन काटकर अपना फोन बंद कर दिया। इस बात को सबके सामने नहीं कहना चाहिए, बेहतर होगा कि मैं खुद पता लगाऊं, उसने सोचा। अयांश ने टाइम देखा और जब उसने देखा कि 9 बज चुके हैं तो उसने टीवी बंद किया और ऊपर चला गया। वह इश्की के कमरे में आया और गेट खोलने के लिए हाथ बढ़ा, लेकिन वह रुक गया क्योंकि वह जानता था कि इश्की ने गेट बंद कर दिया है। अब जबकि वह मुझसे बच रही है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं जल्दबाजी न करूं, जब तक कि चीजें ठीक न हो जाए। अयांश ने मन ही मन सोचा और दूसरे कमरे में जाने का फैसला किया। जहां वह बेड पर लेट गया, वह लिविंग रूम में आए उस इश्की की आवाज के बारे में ही सोच रहा था। चैप्टर 63। अगले दिन अयांश और इश्की डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वहां का माहौल तनाव से भरा था क्योंकि अयांश के बहुत बोलने के बाद भी इश्की ने अभी तक उससे कोई बात नहीं की थी। इश्की ने किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया और हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट करती रही। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, अयांश ने अचानक कहा। इश्की ने सिर उठाया और उसकी तरफ देखकर मना करते हुए बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम काफी बिजी हो। ठीक है, सड़क पर गाड़ी चलाते समय सावधान रहना, अयांश ने उसे घूरते हुए कहा। क्या वह अब धीरे धीरे मुझे छोड़ने की शुरुआत कर रही है? अयांश इस बारे में ज्यादा ही सोचने लगा। ठीक है, वैसे चिप बनाने की प्रक्रिया के बारे में जो भी परेशानियां होगी उसका भार तुम अकेले मत उठाना। यह एक ऐसी चीज है जो हम दोनों मिलकर सुलझा सकते हैं। जब मुश्किल आए तो तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो, अयांश ने आत्मविश्वास के साथ कहा। इश्की ने सर हिलाकर कहा, चिंता मत करो, मैं समझती हूँ। मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुकी हूँ, इसलिए मैं जा रही हूँ। इश्की ने अपना सैंडविच खत्म किया और डाइनिंग रूम से बाहर चली गई। इश्की विला से बाहर निकली और कार स्टार्ट करके अपने नए ऑफिस के लिए निकल पड़ी। जैसे ही वह बिल्डिंग में पहुंची, उसने लिफ्ट में सबसे ऊपरी फ्लोर का बटन दबाया।
जब वो ऑफिस में गई तो उसने देखा हेमंत पहले से ही वहां बैठा था। वह वहां क्या कर रहा है? इश्की ने उसके पास पहुंचते ही मन सोचा, हेमंत तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी आवाज़ सुनते ही हेमंत ने उसकी ओर देखा और थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए उसने जवाब दिया, इश्की तुम यहाँ आ गई। हेमंत अभी भी इस बात से उबर नहीं पा रहा था कि कल इश्की शर्मिंदा थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अब उसके सामने इस तरह से खड़ी होगी। क्या तुम यहाँ काम करने आए हो? हेमंत ने इश्की से पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या पूछ रहा है, क्योंकि उसके मन में कुछ और ही ख्याल आ रहे थे। इस समय इश्की ने हेमंत के अजीब व्यवहार को नोटिस किया और महसूस किया कि वह कुछ सोच रहा है। जहाँ पहले वह दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे, वहीं अब वह थोड़ा असहज महसूस करने लगी थी। तुम यहाँ बिना कुछ लिए कैसे काम करने वाले हो? इश्की ने चेहरे पर अजीब से भाव लिए मुस्कुरा कर कहा। हेमंत को तब एहसास हुआ कि उसने क्या पूछा था और उसकी शर्मिंदगी बढ़ गई। उसने जल्दी से समझाया, मेरा मतलब था कि आज तुम क्या करने वाली हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं यहाँ के काम की योजना बनाने आई हूँ और देखने आई हूँ कि कहाँ क्या चीज़ें होनी चाहिए। इश्की ने बड़े से खाली जगह को देखते हुए कहा, यह आसान नहीं है, मैं तुम्हारे लिए एक डिजाइनर ढूंढ लूँगा। बस उसे अपने विचार बता देना, उसे पता चल जाएगा कि क्या करना है। हेमंत ने अपना फ़ोन निकाला और डिजाइनर से बात करने ही वाला था कि इश्की ने रोक दिया। कोई बात नहीं, प्लानिंग टीम आ रही है और वह किसी भी समय यहाँ आ सकते हैं, उसने कहा। ओह, तुम्हारे पास तो पहले से ही प्रोफेशनल की टीम है, हेमंत ने मुस्कुराते हुए कहा। इश्की ने एक मुस्कान दी, हालांकि उसने उसे यह नहीं बताया कि यह सब अयांश ने किया था। तुम इस जगह का इस्तेमाल कैसे करना चाहती हो? हेमंत ने पूछा। मुझे अभी तक नहीं पता, उसने जवाब दिया। क्या तुम कोई सुझाव दे सकते हो? हेमंत ने इस बारे में सोचा और बोला, मुझे लगता है कि तुम विदेश में हमारे काम करने वाली जगह पर विचार कर सकती हो और उसके जैसा ही इसे बना सकती हो। इश्की ने सहमति जताते हुए कहा, यह एक अच्छा विचार है। हेमंत मुस्कुराया और उसे सचमुच विश्वास था कि उसकी ईमानदारी से इश्की का दिल खुश हो जाएगा। दोनों थोड़ा बहुत बातें करने लगे कि कहाँ क्या बनाया जा सकता है। जब वे दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि अचानक एक आदमी आया और बोला, हेलो, क्या आप मिस कपूर है? मिस्टर सिंघानिया ने हमें आपकी मदद के लिए भेजा है। हाँ मैं हूँ, इश्की उनके पास आई और उसने जवाब दिया। उस समय हेमंत को एहसास हुआ कि अयांश ही वह व्यक्ति था जिसने इश्की की मदद की थी। जब उसने कहा था कि उसने पहले से ही किसी से बात कर लिया है। मैं यहाँ की सारी जगह का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है कि फ्यूचर में इस पर कुछ और किया जा सकता है। फिलहाल मुझे 2 ऑफिस चाहिए, क्या आप देख सकते हैं कि कौन सा डिज़ाइन सबसे अच्छा होगा? इश्की ने 2 स्टाफ से पूछा। उनमें से एक ने कहा, जरूर, हम समझते हैं कि आप क्या चाहती हैं। हम आपको उसके बारे में अच्छे से बताएंगे। ठीक है। इसके बाद उन्होंने उस जगह को अच्छे से देखना शुरू किया। इश्की, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मशीनों को रखने के लिए एक गोदाम बनाने की ज़रूरत है? हेमंत ने अचानक इसके बारे में सोचते हुए उससे पूछा। हाँ, मैं तो लगभग भूल गई थी। इश्की जल्दी से उन लोगों के पास गई। मुझे एक गोदाम भी चाहिए, इसे एंट्री गेट के पास रखना बेहतर होगा, इससे सुविधा होगी, इश्की ने सुझाव दिया। उनमें से एक ने कहा, कोई बात नहीं मिस कपूर, एक बार इस पर नज़र डालिए। हम 2 ऑफिस और एंट्री गेट पर एक सीक्रेट गोदाम बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? इश्की ने इस बारे में सोचा और उसे यह काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन क्या सीक्रेट गोदाम परेशानी का कारण नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं, आखिर यह एंट्री गेट के पास ही रहेगा। यह एक छिपा हुआ गोदाम होने की वजह से उनके साथ अच्छी तरह से घुल मिल जाएगा। ओह, तो यह अच्छी बात है। इसी तरह से उन्होंने मशीनों और उनके आकारों के बारे में भी जानकारी ली। इश्की ने सब कुछ बताने के बाद पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि इसे पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? उनमें से एक व्यक्ति बोला, अगर संभव हो तो हम आज रात ही शुरू कर सकते हैं और आप कल इसका उपयोग कर पाएंगी। वाह, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इश्की बहुत खुश हुई। सभी कर्मचारी काम पर लग गए। इश्की, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चीप पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती हो तो ये जगह उसके लिए बिल्कुल कमाल की होगी, लेकिन अगर तुम चीप बनाना शुरू करना चाहती हो तो मुझे लगता है ये जगह बहुत छोटी है, हेमंत ने याद दिलाया, क्योंकि उसे अचानक याद आया कि चीप बनाने वाली फैक्ट्रियाँ बहुत बड़ी होती है। मुझे पता है, मैं बस उस पर प्रयोग कर रही हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मिहिर ने शुरुआत में किया था। जब मैं तकनीकियों से परिचित हो जाऊंगी तो बड़े पैमाने पर काम करने के लिए मैं मिहिर की फैक्ट्री पर इसे बनाने के बारे में सोचूंगी, लेकिन ये सब फ्यूचर की बात है। अभी इसके बारे में सोचना बहुत जल्दबाजी है। समझ गया, हेमंत ने सिर हिलाया। वैसे क्या तुम्हें लगता है कि मिहिर हमारी मदद कर सकता है?
हेमंत ने पूछा क्योंकि उसे पता चल गया था कि मिहिर भी एक शोध करता है। हाँ, मैं इसके बारे में भूल ही गई, उसने कहा। मैं बाद में उससे पूछ लूंगी। लेकिन वह इन दिनों काफी व्यस्त है और शायद उसके पास यहाँ मदद करने के लिए टाइम और ऊर्जा ही न हो। इसके अलावा उसकी फैक्ट्री को अभी अभी फिर से बनाया गया है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी उसे परेशान न करना ही बेहतर होगा। इश्की जानती है कि मिहिर ने अपना जीवन उस फैक्ट्री को समर्पित कर दिया था। कुछ हफ्ते पहले ही वहां आग लगी थी, इसलिए उसने सोचा कि मिहिर को थोड़ा और आराम करना चाहिए। सच है, उसके पास बहुत काम है। हेमंत ने सहमति जताई। सौभाग्य से मैं इतना व्यस्त नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अक्सर यहाँ आ सकता हूँ, हेमंत ने कहा। इस जगह पर आने का बहाना पहले ही बना लिया गया था। इश्की ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ नरमी नहीं बरतूंगी, भले ही तुम व्यस्त हो। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच चीजें फिर से पहले जैसी हो गई है। ठीक है, अब तुम कहाँ जा रही हो, हेमंत ने पूछा। घर में ये जगह उनके लिए छोड़ दूंगी, और हाँ दादी इन दिनों ठीक है, इसलिए तुम्हें उनसे मिलने आने की जरूरत नहीं है, हेमंत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मेरा यह मतलब नहीं था, ज्यादा मत सोचो। मैं तुम्हें वहां जाने से नहीं रोक रही, लेकिन दादी माँ सचमुच ठीक है, इश्की ने समझाया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह बहुत सीधी बात कर रही थी। कोई बात नहीं, चलो चले, हेमंत आगे बढ़ गया। दूसरी ओर माधव अयांश को रिपोर्ट देने में व्यस्त था। मुझे पता था कि जिम में कुछ गड़बड़ है, वह रोज वहां क्यों जाती होगी, अयांश ने सोचा। मिस्टर सिंघानिया, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि फैक्ट्री में लगी आग का संबंध जैस्मिन से है। क्या आप उस व्यक्ति से पूछताछ करना चाहते हैं जो जिम में जैस्मिन से बात करता है, माधव ने पूछा। अभी नहीं, अगर हमें यकीन भी हो जाए कि जैस्मिन ने ही यह सब किया है, तब भी हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। हालात अब पहले जैसे नहीं रहे, अब उसे कुछ बड़े लोगों का सपोर्ट मिल गया है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, अयांश बोला। इसकी बारीकी से निगरानी करो, जब तक वह हमारे किसी भी आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाती है तब तक उसे अनदेखा करो। मैं चाहता हूं कि तुम मल्होत्रा परिवार को देश में रोकने के लिए कोई प्लान बनाओ, ताकि हम विदेश से उसके संबंध को तोड़ सके, और साथ ही मैं चाहता हूं कि तुम पता लगाओ कि उसे कौन सपोर्ट कर रहा है, ताकि हम उनकी जड़ों को काट दे, अयांश ने माधव को गंभीर चेहरे के साथ कहा। ठीक है सर, माधव ने जवाब दिया। क्या तुम्हें अभिमान सिंघानिया के बारे में कुछ पता चला है, अयांश ने माधव से पूछा। उनके गार्ड का हेड कहीं जाने के बारे में सोच रहा है। ये तो एक अच्छा मौका है, तुम्हें जल्द से जल्द उन्हें वापस लाना होगा, अयांश ने ऑर्डर दिया। ठीक है बॉस, अभी के लिए बस इतना ही, तुम जा सकते हो। माधव ने ऑफिस छोड़ दिया और अयांश उस व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाने के लिए आगे बढ़ा जिसने कल रात इश्की से बात की थी। अचानक एक व्यक्ति अयांश के केबिन में आया और उसके पीछे फलक आई। बहुत दिनों से मिले नहीं है मिस्टर सिंघानिया, फलक मुस्कुराई। मिस फलक, क्या आप यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि आपको मेरी कॉफ़ी की याद आ रही है, अयांश ने चिढ़ाया। हाँ, हर कोई आपकी कॉफ़ी को याद करता है मिस्टर सिंघानिया, फलक ने अयांश के सामने वाली सीट पर बैठते हुए कहा। अयांश मुस्कुराया और उसने सेक्रेटरी को कॉफ़ी लाने को कहा, क्योंकि वह फलक के कैरेक्टर को जानता था। वह जब भी आती थी तो कॉफ़ी मांगती थी, इसलिए इस बार बिना पूछे ही सेक्रेटरी ने कॉफ़ी दे दिया। फलक ने सेक्रेटरी को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत समझदार हो। जवाब में सेक्रेटरी ने उसे कॉफ़ी दी और वहां से चला गया। तुम किस काम में बिजी हो, फलक ने पूछा। अयांश ने अपना कंप्यूटर बंद करते हुए कहा, मेरे पास काम कभी खत्म नहीं होता मिस्टर सिंघानिया, अगर आप सब कुछ खुद ही करेंगे तो आप बहुत थक जाएंगे। आप किसी भरोसेमंद को काम पर क्यों नहीं रखते, और अपना खुद का ख्याल रखना भी जरूरी है। सिर्फ पैसे के लिए काम मत करिए, अगर आप सारा दिन यही करते रहेंगे तो जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, फलक ने मुस्कुराते हुए कहा। यह बाकी लोगों के लिए एक अच्छी जिंदगी के लिए जरूरी है मिस फलक, लेकिन हर किसी की जिंदगी वैसे नहीं हो सकती जैसा आप सोच रही है। लेकिन मुझे लगता है कि यह आपके लिए कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए मिस्टर सिंघानिया, फलक ने उसकी ओर देखते हुए कहा। आप मेरी चापलूसी कर रही है, अयांश ने कहा और फिर से फाइल खोलने लगा। आज रात एक पार्टी है, क्या आप मेरे साथ वहां आना चाहेंगे, फलक ने अयांश को प्यार से देखते हुए कहा, यह उम्मीद करते हुए कि वह उसकी बात मान लेगा। नहीं थैंक यू, ऐसी जगहें मेरे लिए नहीं बनी है, मुझे ऑफिस में ज्यादा आराम महसूस होता है, अयांश ने मना कर दिया। ये तो शर्म की बात है, अगर आप भी शामिल हो जाओ तो अच्छा रहेगा, फलक ने अपनी आवाज में निराशा के भाव के साथ कहा। आपके तो दोस्त है, तो फिर आपको मेरे न होने पर क्या परेशानी हो सकती है, अयांश ने सहजता से पूछा। उनके साथ जाने का क्या मतलब है, वैसे मैंने सुना है कि मिस कपूर वापस आ गई है, मैं उन्हें आपके साथ क्यों नहीं देख पा रही हूँ,
फलक ने इश्की का नाम लिया और अयांश की आंखों को ध्यान से देखने लगी ताकि उनके रिश्ते का आकलन कर सके। वह अपने कामों में व्यस्त है इसलिए उसके पास बर्बाद करने के लिए टाइम नहीं है। अयांश ने फलक की ओर देखा और बिना कुछ सोचे समझे जवाब दिया। फलक मुस्कुराई, लगता है उनका रिश्ता डगमगा रहा है, शायद यही मेरे लिए मौका है। मिस कपूर अभी अभी लौटी है और अभी से काम में व्यस्त है। मैंने सुना है कि वह मिस्टर मेहर से भी अक्सर मिलती रहती है। लगता है वह मुझसे ज़्यादा काम की शौकीन है। अगर मैं लंबे समय के लिए देश छोड़कर चली जाऊं तो मैं लौटते ही अपने मंगेतर के साथ कुछ समय बिताना चाहूंगी। फलक ने अपनी नज़रों से अयांश को कुछ संकेत देने की कोशिश करते हुए कहा। मेहर का प्रोजेक्ट वाकई काफ़ी अहम है इसलिए वह इस पर ज़्यादा ध्यान देती है, अयांश ने कहा। लगता है वापस आने के बाद उसने मेरे साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया है। अगर फलक ने मुझे नहीं कहा होता तो मैं इस बात पर ध्यान ही नहीं देता। मिस फलक, आपका प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? अयांश ने पूछा। ये ठीक है लेकिन काव्यांश बिल्कुल बेकार है। वह मेरे सेक्रेटरी जितना भी अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि आपको किसी ज़्यादा काबिल व्यक्ति को काम पर रखना चाहिए। मिस्टर सिंघानिया, बेहतर होगा कि आप जब खाली हो तब इसे देख ले, फलक ने सुझाव दिया। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, अयांश ने जवाब दिया। तो काव्यांश वाकई में बेकार है। मैं उसे इस्तेमाल करना चाहता था लेकिन लगता है वह इस लायक भी नहीं है। मिस्टर सिंघानिया, दोपहर हो चुकी है, क्यों ना आप मुझे खाने के लिए बाहर ले जाए, फलक टाइम देखते हुए बोली। अयांश सहमत तो नहीं होना चाहता था लेकिन उसे उस समय दी गई जानकारी की याद आ गई इसलिए उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जरूर, आप क्या खाना पसंद करेगी? जो आपको ठीक लगे। ठीक है। जवाब देने से पहले अयांश थोड़ा रुका। क्या मैं अपना थोड़ा काम पूरा कर लूँ, उसके बाद हम चलेंगे? जरूर, फलक ने जवाब दिया। चैप्टर 64। फलक को स्पष्ट रूप से अयांश का इंतजार करने में कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उसे पहले ही अयांश के साथ एक और लंच करने का मौका मिल चुका था। ठीक है। जैसे ही फलक उसके केबिन से बाहर निकली अयांश ने इश्की को एक मैसेज भेजा, कैसा चल रहा है, क्या तुम साथ में लंच करना चाहोगी? कोई बात नहीं, आपने जिन लोगों को काम पर रखा है वह अभी बिजी है इसलिए मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं है। मैं दादी के घर पहुंचने वाली हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें रात को लेने आऊँगा। अयांश इश्की का पता जानना चाहता था ताकि वह रेस्टोरेंट में ना आ जाए वरना वह उसके साथ फिर से किसी गलतफहमी में फंस सकती थी। अयांश ने जल्दी से अपना काम खत्म किया और फलक के साथ रेस्टोरेंट की ओर चल पड़ा। वह लोग इस बार भी उसी टेबल पर बैठे जहां पहले बैठे थे। फलक ने अयांश का इंतजार किए बिना वेट्रेस को बुलाकर ऑर्डर दे दिया। अजीब बात यह है कि फलक अयांश के साथ यहाँ केवल एक बार ही आई थी, फिर भी उसे पिछली बार के अयांश के ऑर्डर याद थे। तुम्हें याद है कि हमने इससे पहले क्या खाया था? अयांश ने उससे पूछा। बिल्कुल, मुझे आपकी पसंद की चीज़ें याद रखनी होगी मिस्टर सिंघानिया, फलक ने उसे देखकर मुस्कुराया। फलक के मन में उसके लिए सचमुच फीलिंग थी इसलिए उसके लिए उसके बारे में सब कुछ याद रखना सामान्य बात थी। अयांश को समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत को कैसे आगे बढ़े इसलिए वह बस मुस्कुराया और पानी का एक घूंट लिया। मिस्टर सिंघानिया, क्या मिस कपूर अक्सर यहाँ आती रहती है? फलक ने सोचा कि इश्की की बात से ही वह अयांश से कुछ बात कर पाएगी। अयांश ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, इश्की को ज़्यादातर रेस्टोरेंट पसंद नहीं है इसलिए वह मुझे यहाँ हमेशा लाती है। फलक ने सिर हिलाया। अयांश को याद आया कि पहली बार वह इश्की के साथ यहाँ आया था लेकिन वह इस टेबल पर नहीं बैठे थे। वह दोनों उस समय प्यार में डूबे कपल की तरह लगते थे। ये याद करते ही वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसे यह एहसास नहीं हुआ कि फलक उसे घूर रही थी। फलक ने कभी अयांश को इस तरह से मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। इस समय वह अयांश को गले लगाना चाहती थी। अयांश ने अपनी अभिव्यक्ति ठीक की और बोला, मिस फलक। ओह, माफ़ करना, आपकी मुस्कान काफ़ी अच्छी है मिस्टर सिंघानिया, फलक ने तारीफ की। अयांश को उम्मीद नहीं थी कि वह ये बात कहेगी। मुझे वॉशरूम जाना है, इतना कहकर अयांश वहां से चला गया। तब फलक उसे जाते देखकर मुस्कुराई। क्या वह शर्मा रहा है? मुझे नहीं पता था कि वह शर्माता भी है। अयांश कुछ देर तक बाहर ही रहा और जब उसे लगा कि खाना आने वाला होगा तभी वह अपने टेबल पर वापस आया। हालांकि टेबल पर पहुंचने से पहले ही उसने एक आदमी को फलक से बात करते देखा। उसने सोचा वह आदमी फलक का कोई दोस्त होगा इसलिए वह वहां नहीं गया और बस दूर से देखता रहा। लेकिन कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके चेहरे पर कुछ अजीब भाव थे इसलिए वह फलक के पास आया। वह आदमी फलक को परेशान कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह उसका नंबर मांग रहा हो। फलक ने जैसे ही अयांश को देखा वह झट से उसके पास आई और परेशानी के भाव के साथ बोली, मिस्टर सिंघानिया, यह आदमी मुझे परेशान कर रहा है। अयांश ने उस आदमी को घूर कर देखा।
क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? उस आदमी ने गुस्से में पूछा। वह मेरा बॉयफ्रेंड है, फलक ने अयांश के जवाब का इंतजार किए बिना कहा। अयांश ने उसकी ओर देखा कि वो ऐसा कैसे कह सकती है। जैसे ही वह अपनी बात समझाने वाला था, फलक ने उसे रोक दिया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। अयांश ने खुद को समझाने की कोशिश करना छोड़ दिया और उस आदमी से ठंडे स्वर में बोला, मुझे नाराज करने से पहले यहाँ से चले जाओ। वह आदमी अयांश की मजबूत उपस्थिति से दंग रह गया। फलक पर एक नज़र डालने के बाद वो तुरंत वहां से भाग गया। इस बीच फलक अयांश के साथ खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। अयांश पलटा और बोला, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस मैं चौंक गई थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रेस्टोरेंट में ऐसे लोग भी मिलेंगे। फलक ने उसे घबराई हुई नज़र से देखा। अब वह चला गया है, इसलिए सब ठीक है। अयांश ने उसे शांत कराया और सीट पर बैठ गया। उनका खाना भी आ चुका था, इसलिए दोनों ने खाना शुरू किया। थैंक यू मिस्टर सिंघानिया, अगर आप ना होते तो मुझे सच में समझ नहीं आता कि क्या करूं। ये पहली बार था जब मुझे कोई इस तरह से परेशान कर रहा था। फलक ने अयांश के सामने विनम्र रहने की कोशिश की ताकि स्वाभाविक रूप से उसे सुरक्षित करने का भाव बनाए रखें। अयांश ने इस बारे में नहीं सोचा क्योंकि उसे लगता था कि जब भी कोई अनजाना इस तरह से किसी पर बिना मतलब हमला करेगा तो स्वाभाविक रूप से वह इसी तरह की प्रतिक्रिया देंगे। शायद फलक डरी हुई थी, इसलिए उसने ऐसी हरकतें की। चलो खाना खाते हैं। अयांश ने फलक का ध्यान भटकाने के लिए खाने का सहारा लिया। दोपहर के लंच के बाद अयांश अपने ऑफिस आया और अपना काम जारी रखा। उधर इश्की घर पहुंच चुकी थी कि तभी उसे जेम्स का मैसेज आया, क्या हम कल रात मिशन के बारे में पढ़ने के लिए सहमत नहीं हुए थे? अचानक सिग्नल क्यों नहीं आया? कुछ हुआ था क्या? जेम्स पूरी रात यही सब सोचता रहा। इश्की ने उसका मैसेज पढ़कर तुरंत जवाब दिया, मैं ठीक हूँ, कल रात कनेक्शन टूट गया था, क्या अब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? हाँ, उसे तुरंत ही जवाब मिला। ठीक है, मैं ऊपर जाकर अपना लैपटॉप ऑन करती हूँ। इश्की अपने कमरे में वापस आई और उसने लैपटॉप ऑन किया। मुझे मिशन भेजो। कुछ देर बाद जेम्स ने इश्की को टास्क भेजा। उसने उसे ध्यान से देखो और पाया कि एक टीम के मिशन की सीक्रेट जानकारी को क्रैक करने का मिशन था। तो इसलिए इनाम में बैच रखा गया है। या मुश्किल मिशन है और अगर हम इसमें कामयाब भी हो गए तो मुसीबत में पड़ सकते हैं, उसने सोचा। जेम्स, क्या तुम इस मिशन से जुड़े जोखिमों को जानते हो? इश्की ने उसे मैसेज के जरिए पूछा। शायद वह इसके बारे में नहीं जानता होगा, इसलिए उसे बताना जरूरी है। मुझे पता है और इसलिए मैं इसे ट्राई करना चाहता हूँ। तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए, ये बहुत गंभीर बात है। अगर तुम्हारी जानकारी कभी उजागर हो गई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें बैच नहीं मिलेगा और तुम्हारी जानकारी भी लीक हो जाएगी, इश्की ने उसे याद दिलाया। मैं इसके लिए तैयार हूँ, बस मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। हालांकि तुम्हें इससे दूर रहना है। जेम्स को चिंता थी कि अगर वह मिशन में असफल रहा तो वह इश्की को भी इसमें घसीट लेगा, जिसका परिणाम भयानक होगा और वह ये कभी सहन नहीं करेगा। अब जबकि तुम तैयार हो तो चलो आगे बढ़ो। इश्की ने सभी चीज़ों को देखा और उसने उन सब को ठीक करके जेम्स को भेजा। फिर उसने वीडियो कॉल के माध्यम से उसे बताया कि वह क्या कर सकता है। 3 दिन बाद हेमंत चीक बनाने के लिए 4 पेशेवर लोगों को ऑफिस में ले आया। इश्की, मैंने तुम्हारी मदद के लिए कुछ लोगों को बुलाया है, तुम अपना परिचय देना शुरू कर सकती हो, हेमंत ने कहा। हेलो, मैं इश्की हूँ। मैंने नहीं इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी और इस प्रोजेक्ट में शामिल होना हमारे लिए सम्मान की बात है। इतना कहते हुए उसने उन चारों की तरफ देखा। यह हमारे लिए सम्मान की बात है मिस कपूर, मेरा नाम तन्मय है और मैं आपके और मिस्टर सिंघानिया के बारे में सुना है, आप सचमुच बहुत खूबसूरत है। उसने अपना परिचय कराया। यह मेरे अच्छे दोस्त फैजल कृष्ण मयंक है, तन्मय ने सबका परिचय कराया। हेलो, सभी का स्वागत है। आप सबका क्या आपका कोई अधीनस्थ है? इश्की ने उनकी तरफ देखा और पूछा। वह सिर्फ प्रोफेशनल लोगों को ही अपने साथ काम पर नहीं रख सकती थी, उसे स्टाफ की भी जरूरत थी। हमारे पास है। अगर आपको और लोगों की जरूरत हो तो हम उन्हें बुलाकर मदद कर सकते हैं, तन्मय ने कहा। ठीक है, क्या आप में से सभी 2 सहायक ला सकते हैं? मुझे डर है कि हम बहुत व्यस्त हो जाएंगे, तो इश्की ने अनुरोध किया। आज हम मशीनों से परिचित होते हैं और कल जब आप अपने लोगों को लेकर आएंगे तब हम अपना काम शुरू करेंगे, इश्की ने उनकी ओर देखकर कहा। जरूर, आज से आप हमारी बॉस होगी। हम आपकी व्यवस्था का पालन करेंगे मिस कपूर, तन्मय ने स्वाभाविक रूप से कहा। ठीक है, वैसे आपको मुझे मिस कपूर कहना बंद करना चाहिए। आप उम्र में बड़े हैं, इसलिए आप मुझे इश्की कह सकते हैं। ये ठीक नहीं है, हम आपके लिए काम करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि मिस कपूर ही बेहतर है। हाँ, यह अच्छा है, हेमंत ने भी कहा। इश्की ने उसकी ओर देखा और बोली,
मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है, चलो वहाँ देखते हैं। इश्की उन्हें ऑफिस के अंदर ले गई और उसने वहाँ उनसे अपने कुछ सुझाव भी मांगे। जब उसने सबको मशीनों के बारे में सारी जानकारी दे दी तो वह अपना काम करने चली गई। अचानक उसका फ़ोन बज उठा और जब उसने देखा तो उसे ज्ञान का मैसेज आया था। तुम मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो ज्ञान? इश्की ने पूछा। कुछ खास नहीं, मैंने सोचा कि तुम्हें खाने पर बुला लूं क्योंकि तुम भी विदेश में हो। ज्ञान को नहीं पता था कि इश्की घर लौट आई है, इसलिए उसने सोचा कि वह अभी भी विदेश में है। तुम विदेश कब गए? तुमने मुझे इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? इश्की ने चौंकते हुए पूछा। मैं यहाँ 1 हफ्ते से हूँ, क्या केज ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया? ज्ञान ने कहा, ये सोचकर कि इश्की को पता था कि वह विदेश में है। नहीं, मैं कुछ समय से केज से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। तुम कहाँ हो? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, ज्ञान ने इश्की से पूछा। मुझे डर है कि तुम नहीं आ सकोगे। मैं पहले ही घर वापस आ चुकी हूँ, इश्की ने अफसोस के साथ कहा। क्या ये कब हुआ? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ज्ञान ने गुस्से में कहा। मैं 1 या 2 हफ्ते पहले आई थी। मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि मैं जल्दी में चली आई थी, इसके अलावा मुझे नहीं पता था कि तुम वहाँ आओगे। वहाँ क्या हुआ? उसने पूछा। इश्की जानती थी कि ज्ञान के वहाँ होने की वजह जरूर कुछ बड़ी होगी, इसलिए वह जानना चाहती थी कि क्या हो रहा है और क्या इससे उसके काम पर कुछ असर पड़ेगा। बस के कॉर्पोरेशन के बारे में कुछ बात थी। क्या तुम वापस आओगी? ज्ञान ने इश्की से मिलने की इच्छा से कहा, लेकिन एक बार फिर उसकी कोशिश नाकाम हो गई। मैं फ्यूचर में वहाँ नहीं आऊंगी, अगर तुम्हें मेरी याद आए तो तुम मुझे यहाँ मिल सकते हो। छोड़ो भी, मुझे एक काम निपटाना है, इसलिए मैं कुछ समय के लिए बाहर नहीं आऊंगा। अगर तुम मेरे बारे में सोच रहे हो तो तुम्हें मुझसे मिलने आना चाहिए, ज्ञान ने विदेश में इश्की से मिलने की इच्छा जताते हुए कहा। ऐसे में तुम्हें अपने मिशन पर ध्यान देना चाहिए। जब तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा तो तुम मेरे साथ आकर समय बिता सकते हो, इश्की ने जवाब दिया। वह वहाँ बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी, आखिरकार उसने अभी अभी अपना काम शुरू किया था, इसलिए वह वहाँ से जा नहीं सकती थी। क्या तुम मेरे पास आकर नहीं देख सकती? ज्ञान ने शिकायत की। तुम बस इस उम्मीद में हो कि काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम कितनी बेफिक्र हो। तुम्हारी जानकारी के लिए बताऊँ, मैं अभी व्यस्त हूँ। मैं कहीं नहीं आ सकती, अगर ऐसा न होता तो मैं तुरंत वहाँ आ जाती। चलो मान लेते हैं ये बस एक बड़ा संयोग है, इश्की ने समझाया। तुम आजकल किस काम में व्यस्त हो? वह हमेशा इतनी व्यस्त क्यों रहती है? क्या उसे आराम करने की ज़रूरत नहीं है? जब भी मैं उसे फ़ोन करता हूँ वह हमेशा किसी न किसी काम में व्यस्त रहती है, इश्की ने कहा। मैं चिप पर काम कर रही हूँ। क्या मैंने सही सुना? ज्ञान ने लगभग हंसते हुए कहा। तुम यूं ही मुझ पर हंस नहीं सकते। तुम्हें सब कुछ ठीक से नहीं पता, इसलिए अगर तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। मैं गारंटी दे सकती हूँ कि तुम बोर नहीं होंगे। वह सचमुच हर जगह अपनी किस्मत आजमा रही है, ज्ञान ने सोचा। छोड़ो, तुम अपने काम पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे साथ इधर उधर भटकना नहीं चाहती। मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मेरे पास थोड़े अनुभव की कमी है और मेरे पास उसके लिए प्रोफेशनल लोग भी हैं। मुझे विश्वास है कि मैं जल्दी ही चीफ बन सकती हूँ और वह चीफ इंटरनेशनल लेवल पर फेमस होगी, इश्की ने आत्मविश्वास से कहा। ठीक है, मैं खुशखबरी का इंतजार करूंगा। तुम मुझे जरूर बताना ताकि मैं तुम पर हंस सकूं, ज्ञान ने कहा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि इश्की चीफ बना रही है। मैं तुमसे बात कर चुकी हूँ, उसने कहा। अपना ख्याल रखना, आजकल वहाँ की जगह सुरक्षित नहीं है। हालांकि वह दोनों बहस कर रहे थे, लेकिन इश्की को अब भी ज्ञान की चिंता थी। जरूर चिंता मत करो, मुझे कोई खतरा नहीं होगा। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए भाई। ज्ञान आर मेरा को लेकर चिंतित था। फोन रखने के बाद इश्की अपने ऑफिस में वापस आए और उसने तन्मय और बाकी लोगों के साथ काम के बारे में बातचीत की। दोपहर में इश्की को अयांश का मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि वह उसके साथ दोपहर का लंच करना चाहता है। कोमल, तन्मय और बाकी लोगों को बाद में लंच पर ले जाओ। मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं उनके साथ खाना नहीं खा पाऊंगी, इश्की ने कोमल से कहा। जरूर। इश्की नीचे चली गई। अयांश ने अपनी कार को 5 मिनट पहले ही पार्क कर दिया था। जब उसने इश्की को बाहर आते देखा तो वह जल्दी से कार से उतरकर उसके पास जाने लगा। तुमने अभी अभी काम शुरू किया है और तुम पहले से ही इतनी व्यस्त हो, मैं यहाँ 5 मिनट से इंतजार कर रहा हूँ, अयांश ने शिकायत की। आज लोगों का पहला दिन है, इसलिए जाहिर है मुझे उनकी देखभाल करनी थी, वरना ऐसा लगेगा कि मैं उनकी कदर नहीं करती, इश्की ने जवाब दिया। अभी तो बस 5 मिनट ही हुए हैं और तुम अभी से अधीर हो गए, इश्की ने अयांश को घूरते हुए कहा। नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसने कार का गेट खोला जिससे इश्की उसमें बैठ गई। तो मुझे लंच पर क्यों ले जा रहे हो?
सच में कोई वजह नहीं है। बस अकेले लंच करना बोरिंग है, इसलिए किसी जान पहचान वाले के साथ लंच करना बेहतर है। चैप्टर 65। अयांश ने जब कहा कि वह इश्की के साथ लंच बस इसलिए करना चाहता था ताकि उसे अकेले लंच न करना पड़े तो इश्की बोली, मुझे लगा कि तुम्हें मुझसे ज़रूरी बात करनी है। अगर मुझे पता होता कि कोई ज़रूरी बात नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ आने को राजी नहीं होती, इश्की ने पछतावे के साथ कहा। सचमुच मेरे साथ खाना खाना कई लड़कियों का सपना होता है और तुम इसकी कदर भी नहीं करती, अयांश ने मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या तुम्हें यह मजाक लग रहा है? तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ऊपर समझते हो, इश्की ने चिढ़ते हुए कहा। जल्द ही अयांश रेस्टोरेंट में पहुंच गया। अयांश ने इश्की की फेवरेट डिश ऑर्डर की और पूछा, हमें यहाँ खाना खाए हुए काफी टाइम हो गया है ना? हाँ, यहाँ का नज़ारा काफी अच्छा है, इश्की ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। जब वह बैठी और उसने वहाँ के नज़ारे को देखा तो उसे शांति महसूस हुई। इश्की ने पूछा, जब मैं विदेश में थी तो क्या तुम अक्सर यहाँ आते थे? हाँ, जब भी मैं फ्री होता था तो मैं यहाँ आता था, अयांश ने केवल कुछ ही शब्दों में जवाब दिया और फलक के बारे में बातें छोड़ दी क्योंकि उसे डर था कि इससे इश्की के साथ उसकी फिर से लड़ाई हो सकती है। जब तुम यहाँ नहीं थी तो मैं अकेले खाना खाते खाते बोर हो गया और इसी वजह से मैंने यहाँ आने का सोचा। जब भी मैं यहाँ बैठता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे साथ खाना खा रही हो। इसके अलावा हमने यहाँ के नज़रों का साथ में आनंद लिया है, इसलिए जब तुम यहाँ मेरे साथ होती हो तो मैं उन खूबसूरत भावनाओं को जी भर के महसूस कर सकता हूँ। अयांश ने इश्की की ओर देखा और उदास स्वर में बोला, तुम इतने भावुक कब से हो गए? इश्की ने शर्मिंदा होते हुए कहा। क्यों नहीं, तुम अभी मेरे सामने बैठी हो और तुम्हारे पास मेरे साथ समय बिताने के लिए समय भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अब इतनी देर तक अकेला नहीं छोड़ूंगा। अयांश ने अधिकार भरी नज़रों से इश्की को देखा, हालांकि वह धीमे स्वर में बोल रहा था। इश्की शर्मा गई और सोचने लगी, मैं अभी काम पर गई थी और मुझे नहीं पता था कि वह इतना याद करता होगा। इश्की ने अपनी फेवरेट मिठाई अयांश की तरह बढ़ते हुए कहा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसे ट्राई करो। अयांश को मिठाई पसंद नहीं थी लेकिन उसने इश्की की दी हुई चीज़ों को टेस्ट किया। ये बहुत अच्छा है, अयांश ने अनजाने में इसकी तारीफ की क्योंकि वह भी उसके टेस्ट से काफ़ी हैरान था। मुझे डर था कि तुम्हें ये पसंद नहीं आएगा, इश्की बोली। वापस आने के बाद क्या तुम अपने परिवार से मिलने नहीं गई? अयांश ने पूछा क्योंकि उसे अचानक कपूर परिवार का ख्याल आया। हाँ, मुझे नहीं पता कि माँ पापा कैसे होंगे, इश्की ने जवाब दिया। क्या तुम्हें अपने माता पिता की याद नहीं आती? अक्सर तुम उनसे मिलने नहीं जाती। नहीं, मुझे याद आती है लेकिन उनसे ज़्यादा मिलना ठीक नहीं है क्योंकि मुझे अपने परिवार को किसी खतरे में नहीं डालना है। हालांकि ज़्यादातर लोगों को मेरी पहचान और मेरे परिवार के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन अगर उन्हें पता चला कि वह सब मुझे इतना मानते हैं तो उनके लिए परेशानियां खड़ी हो जाएगी। जब तक मैं केज ऑर्गेनाइजेशन को नहीं छोड़ देती तब तक ये संभव नहीं है और मैं केज ऑर्गेनाइजेशन को कभी छोड़ नहीं सकती, इसलिए मेरा उनसे दूर रहना ही बेहतर है। मैं काम के बाद तुम्हारे साथ उनसे मिलने चलूंगा, अयांश ने अचानक सुझाव दिया। तुम मेरे साथ क्यों जाना चाहते हो? इश्की ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या वह सचमुच कपूर परिवार से मिलने के लिए कह रहा है? ठीक है, क्या तुम्हारे माता पिता पिछली बार मुझसे मिलना नहीं चाहते थे? मैं काफ़ी टाइम से उनसे मिलने नहीं गया। अब जब हमारे पास टाइम है तो मैं उनसे मिलने जा सकता हूँ, अयांश ने शांति से समझाया। ठीक है, लेकिन फिर तुम्हें मुझे साथ ले जाना होगा। कोई परेशानी नहीं है, अयांश ने कहा। अचानक इश्की के दिमाग में एक ख्याल आया। वह अंश की तरफ मुड़ी और उसे शर्माते हुए देखने लगी क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ये बात अयांश के सामने कैसे रखें। क्या बात है? अयांश ने सवाल किया क्योंकि उसे एहसास हुआ कि इश्की उसे कुछ बताना चाहती है। पिछली बार जब मैं घर लौटी थी तो मेरे माता पिता ने मुझसे हमारी शादी के बारे में पूछा था, इश्की ने अजीब नज़रों से अयांश की ओर देखा। अयांश समझ गया कि उसका क्या मतलब है और उसने जवाब दिया, तो तुम कहना चाह रही थी कि मैं इन सवालों के लिए तैयार रहूं? हाँ, अगर वह तुमसे सवाल पूछे जिससे तुम सहज न हो तो क्या तुम? उद्धरण चिन्ह। चिंता मत करो, मुझे पता है कि क्या कहना है, अयांश ने इश्की को शांत कराया क्योंकि वह जानता था कि इश्की परेशान है। इश्की ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये बहुत अच्छा होगा, दरअसल पिछली बार जब मैं घर लौटी थी तो मैंने उनसे वादा किया था कि हम जल्द से जल्द शादी करेंगे। जब अयांश ने यह सुना तो उसने खांसना शुरू कर दिया, फिर उसने अविश्वास से इश्की की ओर देखा। तुमने उनसे वादा किया था? क्या तुम ठीक हो? इश्की ने जल्दी से अयांश को पानी दिया। अयांश ने हाथ हिलाकर मना कर दिया, ये वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उस समय मैंने सिर्फ इतना कहा था कि जब हम दोनों ज़्यादा व्यस्त नहीं होंगे तब हम इसके बारे में सोचेंगे।
मैंने कोई टाइम नहीं दिया था, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इश्की ने समझाया। ये सुनकर अयांश ने राहत की सांस ली। शादी वाकई बहुत बड़ा मामला था, चाहे कुछ भी हो दोनों को इस बारे में बात करनी चाहिए। शुक्र है कि इश्की ने उनसे वादा नहीं किया था, वरना दोनों मुसीबत में पड़ जाते। दरअसल मैंने हमारी शादी के बारे में सोचा था, लेकिन हाल ही में बहुत ही चीजें हो चुकी है। मुझे चिंता है कि तुम इसके लिए सही मूड में नहीं होंगे, इसलिए मैंने तुमसे इस बारे में कभी जिक्र नहीं किया। मैं तुमसे इस बारे में बात करने का सही समय ढूंढ रहा था। अब जबकि तुमने इस बारे में पहले ही बात कर ली है, इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं तुम्हारे परिवार के सामने अपनी बातें रख सकता हूँ, अयांश ने इश्की की आंखों में देखते हुए कहा। ये देखकर कि अयांश इस मामले पर गंभीरता से बात कर रहा था, इश्की थोड़ी घबरा गई और उसने अयांश को घूरा। मैंने जल्द ही शादी की तैयारी पर काम करने के बारे में सोचा है। अब जबकि हम दोनों ने एक ही बात सोची है, तो लगता है कि हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। चलो दोपहर के लंच के बाद कपूर विला चलते हैं और इस बारे में बात करते हैं, अयांश ने गंभीरता से सुझाव दिया। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं आज हमारी शादी के बारे में बात नहीं करना चाहती, उसने कहा। पिछले कुछ महीनों से हम काम में व्यस्त हैं और आगे भी मुझे काम का बोझ उठाना पड़ेगा। अभी हमारी शादी के लिए सही समय नहीं है, इसलिए आज हम सिर्फ ये जानने के लिए मेरे माता पिता से मिलेंगे कि वह क्या सोचते हैं। अगर मेरे माता पिता ने शादी का जिक्र किया तो हमें इस बारे में चुप रहना है, वरना हमें उन्हें काफी समझाना पड़ेगा। इश्की के माथे पर चिकन आ गई। अयांश इश्की को घूर रहा था। ओह, तो तुम यही कहना चाह रही थी? मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तब हम शादी के बारे में बात करेंगे। मैं आज ही तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता से मिलूंगा। अयांश ने इश्की के इरादों को समझकर उसके फैसले का सम्मान किया। समझने के लिए थैंक यू, इश्की ने मुस्कुरा कर कहा। कोई बात नहीं, चलो अपना खाना खत्म करो। दोपहर के लंच के बाद अयांश इश्की को कपूर विला ले गया। उन्होंने रास्ते में कुछ गिफ्ट भी खरीदे। अयांश ने विला पहुंचकर कार पार्क की और इश्की के साथ अंदर आया। माँ पापा, मैं वापस आ गई, इश्की ने गेट खोलते हुए आवाज लगाई। लिविंग रूम में बैठी ईशानी ने इश्की की आवाज सुनी और अपनी बेटी को देखते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इश्की, तुम यहाँ हो? अयांश भी यहाँ है। इश्की और अयांश को एक साथ देखकर ईशानी के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। आंटी, काफी टाइम हो गया है, पिछली बार जब मैं आपसे मिला था तब से आप काफी अच्छी दिख रही है, अयांश ने गर्मजोशी से ईशानी से कहा। सच में मुझे भी अच्छा लग रहा है। लगता है ये सिर्फ मुझे महसूस नहीं होता। अंदर आओ, ईशानी ने उन्हें लिविंग रूम में बिठाया। पापा कहाँ है? इश्की ने पूछा, जब उसने देखा कि लिविंग रूम में उसके पिता कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। ओह, वह स्टडी रूम में है, मैं उन्हें बुलाती हूँ, ईशानी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर उन्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ, इश्की मुस्कुराते हुए उठी और ऊपर चली गई। इश्की अपने पिता के बहुत करीब है, जब उन्हें पता चलेगा कि इश्की वापस आ गई है तो वह भी बहुत खुश होंगे, ईशानी ने अयांश को समझाया। इश्की स्टडी रूम के गेट तक गई और उसने दरवाजा खटखटाया, जिसके जवाब में कैमरे से एक आवाज आई, अंदर आ जाओ। इश्की ने गेट खोला और अंदर चली गई। जिस पर ईशान ने अपना सिर उठाया और इश्की को देखा तो एक पल के लिए वह अचंभित रह गए। इश्की, तुम कब आई? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी आई हूँ, अयांश भी साथ आया है, इश्की ने अपने पिता के सवालों का जवाब दिया। क्या अयांश भी आया है? ईशान और भी ज्यादा खुश हो गए जब उन्होंने सुना कि यह अयांश उसके साथ आया है। हाँ, वह माँ के साथ नीचे बातें कर रहा है, इश्की ने कहा। आओ चलो नीचे चले। ईशान ने अपने हाथ में पकड़ी हुई बुक को नीचे रखा और इश्की के साथ नीचे आ गए। अयांश ईशानी से साथ बात कर रहा था। जब ईशान और इश्की उनके पास आए तो अयांश तुरंत खड़ा हो गया और उसने अयांश से कहा, अंकल, काफी टाइम हो गया है। सच में काफी टाइम बाद मिले हैं, ईशान ने आगे बढ़कर अयांश के सिर पर हाथ फेरा। अयांश के उनके पास आने से वह खुश थे। आओ बैठो, तुम दोनों यहाँ बहुत मुश्किल से आए हो, तो क्या हमारे साथ डिनर करोगी? ईशान ने अयांश और इश्की की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा। इश्की चुप रही और अयांश को देखने लगी। जरूर, मैंने बहुत दिनों से घर का बना खाना नहीं खाया है, मुझे इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। अयांश ने भी ऐसा ही किया और इश्की की तरफ देखा, मानो उससे पूछ रहा हो, क्या तुम खुश हो? इश्की मुस्कुराए और अयांश की तरफ देखकर कहा कि वह ठीक है, ये तो अच्छी बात है। ईशान उत्साहित हो गए। अयांश, क्या तुम अभी भी काम में व्यस्त हो? ईशान ने चिंता से अयांश की ओर देखा। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे हर दिन मेरे पास काम बढ़ते ही जा रहे हैं, अयांश ने दुखी स्वर में कहा। ईशान तुरंत समझ गए। उन्होंने अयांश के कंधे पर थपथपाते हुए कहा,
काम करना जरूरी है लेकिन तुम्हें खुद पर भी ध्यान देना होगा, ठीक है? वैसे मैंने सुना है कि फलक किसी प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ काम कर रही है। ईशान ने पूछा। हाँ, अभिमान सिंघानिया के रहते हुए ही प्रोजेक्ट पर साइन हुए थे। उनके जाने के बाद मैंने भी कुछ जिम्मेदारी संभाली। आखिरकार यह प्रोजेक्ट सिंघानिया ग्रुप के हैं, किसी को ले जिम्मेदारी लेनी होगी और कंपनी की प्रतिष्ठा बचानी होगी। अयांश ने थोड़ी शर्मिंदगी से जवाब दिया। हालांकि अभिमान सिंघानिया कंपनी छोड़ चुके थे, अयांश उनकी स्थिति पर हुए समझौते के खिलाफ जाने का बहाना नहीं बनाएगा। इससे कंपनी की प्रतिष्ठा खराब हो सकती थी और अगर वह ऐसा करता तभी भी फलक उसे कभी नहीं छोड़ती। ईशान ने दुखी स्वर में कहा। सचमुच अभिमान सिंघानिया ने बहुत हंगामा कर दिया है, चलो अब उसके बारे में बात नहीं करते। बच्चों को आए हुए काफी टाइम हो गया है, चलो किसी और बारे में बात करें, ईशानी ने उन्हें रोकते हुए कहा। हाँ सही बात है अयांश, अब तुम्हारे दादाजी की हालत कैसी है? ईशानी ने तुरंत बातचीत का विषय बदल दिया। उनकी हालत में काफी सुधार हुआ है, कभी कभी वह बेड से उतरकर इधर उधर टहलने लगते। सचमुच ये तो अच्छी खबर है, खुदकिस्मती से उनका शरीर इतना मजबूत है। वह जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसी स्थिति में क्या उन्हें अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिल जाएगी? ईशानी ने पूछा। हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि 1-2 हफ्ते में उन्हें घर पर आराम करने की इजाज़त मिल सकती है। ओह, एक बार जब वह घर वापस आ जाए तो उन्हें काफ़ी अच्छा महसूस होगा। इश्की उनके पास बैठी अयांश के ऊपर सवालों के बौछार को सुनती रही। अचानक उसने बीच में टोकते हुए कहा, माँ पापा आप लोग आजकल कैसे रह रहे हैं? क्या भाई आप दोनों के लिए चीज़ें मुश्किल बना रहे हैं? नहीं, हाल ही में वह अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, ईशानी ने कहा। खाने के बाद वे सभी टहलने बाहर निकल जाते हैं और रात को वापस आते हैं। अब उन्हें वीडियो गेम की भी लत नहीं है। मुझे लगता है कि पिछली मुलाकात में आपने जो कहा था उसका असर उन पर हुआ है, ईशानी ने इश्की की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि वह मोक्ष और रुद्र के हालिया व्यवहार से काफ़ी संतुष्टि। जब तक वह वीडियो गेम से दूर रहेंगे वह उन्हें दोस्तों के साथ घूमने की इजाज़त देती थी। क्या वह इतने बदल गए हैं? इश्की ने थोड़ा सा मुंह बनाया और अपनी माँ की तरफ देखा। उसे लगा कि उसकी माँ जानबूझकर झूठ बोल रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा रुद्र घर पर रहकर प्रैक्टिस करता होगा क्योंकि उसे बाहर घूमना पसंद नहीं था। हाँ, अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो तुम यहीं रुककर खुद ही पता क्यों नहीं लगा लेती। वे शायद रात के खाने के समय वापस आ जाएंगे, ईशानी ने इश्की को समझने की कोशिश करते हुए कहा। यह अजीब है, इश्की ने धीरे से कहा। हालांकि अयांश ने उसके होंठ पढ़ लिए थे। उसने इश्की की तरफ देखा और कुछ नहीं कहा।